तो एक अच्छी खबर के साथ ही इस शो की शुरुआत कर रहे हैं हम। और एक ब्रेक थ्रू किसी भी समय एक्सपेक्टेड है। और जब भी ये होगा बहुत एक खुशी का पल होगा, क्योंकि इतने दिनों से वो वर्कर्स फंसे हुए हैं वीरू। और अब जो मैं लास्ट अपडेट पढ़ रहा था, अब कुछ 2 या 3 मीटर का ही फासला रह गया है। वो जो पाइप बिछाया जा रहा है उनके रेस्क्यू के लिए, अब वो कहने को 2-3 मीटर है, लेकिन उसमें अभी भी कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। तो जो 17 दिन का एक ऑर्डियल है वो होपफुली जल्द ही ख़त्म होने की उम्मीद है। और जो पाइप है वो 55 मीटर तक पुश किया जा चुका है। 57 से 59 मीटर का ये एक एस्टिमेट है कि वहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं। तो करीब करीब आप मान के चलिए कि 2.5 मीटर से लेके और 4.5 मीटर का मामला है। और ऑब्वियसली उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, होप करना होता है कि ज़्यादा हर्डल ना हो, कल जैसे बीच में बारिश हो गई थी ऐसा कुछ ना हो, ये सब आप होप और प्रे करेंगे। लेकिन किसी भी वक्त वीरू ये हो सकता है। और ये बहुत बहुत शानदार खबर होगी। मतलब मार्केट की बात करेंगे ही हम, लेकिन अगर ये बस हो जाए और अगर इस शो के दौरान ही हो जाए तो मतलब बहुत खुशी होगी मुझे। बिल्कुल अनुज, ईश्वर से कामना यही करेंगे हम सभी पूरे देशवासी कि ये जो आखिरी के कुछ मीटर बचे हैं वो जल्द से जल्द पूरे हों और सारे के सारे 41 मजदूर बाहर आ जाएं। गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई। और अनुज, ये अच्छी बात है कि जो लास्ट 2 दिन का कामकाज हुआ उसमें, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ गई है, आज यहाँ पर बारिश हुई है तो आप पहाड़ों पर सोच सकते हैं, तो ये जो ब्रेक थ्रू था वो आज काफ़ी ज़रूरी था। तो ईश्वर से कामना करते हैं। और आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे CNBC आवाज़ पे विजुअल्स जो हैं वो गतिविधियां अनुज काफ़ी चरम पे, एम्बुलेंसेज और साथ ही साथ जितने भी अगर आप देखें NDRF की टीम है उनके ऑफिशियल्स अंदर पहुंचते हुए। बिल्कुल वीरू, और देखिए क्या है ना, मार्केट की बात तो हम रोज करते हैं और करते ही रहेंगे। मार्केट तो हमेशा खुला है, रोज करते हैं। लेकिन इस समय की ये सबसे बड़ी खबर है और इसके लिए हम इस समय थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे और एक नज़र हमारी पूरी की पूरी इस पर रहने वाली है। और इस पर हम आपको और अपडेट्स देते रहेंगे। और जब भी हमारे मज़दूर भाई बाहर आएंगे तब एक हम उस पर फुल कवरेज करेंगे। लेकिन अभी के लिए एक बार थोड़ा मार्केट पर आते हैं। और लगातार कंसोलिडेशन एटलीस्ट लार्ज कैप इंडेक्स में, हालांकि मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया है वीरू। और इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं आपकी लगातार 90 दिन आपने एक रिकॉर्ड हाई लगाया मिड कैप इंडेक्स में। और बैंक निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन थोड़ा आउट परफॉर्म किया। तो ये भी अपने आप में वीरू एक अच्छी चीज़ है। जी तो अनुज, अब रणनीति की बात करते हैं। जैसे कि आप और मैं सुबह डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये शायद जो इंडेक्स है, 2-3 धड़े हैं इस बाजार के, है ना। एक स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग एक्शन, मिड कैप अलग ही ट्रेजेक्ट्री में है, और इंडेक्स जो कि एक इलेक्शन आउटकम का इंतजार कर रहा है। हालांकि अभी अनुज बैंक निफ्टी ने उससे निकलने की कोशिश करी क्या, बट एक बहुत ही क्लियर कट थॉट मिल रहा है कि इंडेक्स प्रायर टू इलेक्शन आउटकम एक बड़ा लीड लेगा। अप्रोच क्या रहेगी इस क्लोजिंग? देखिए, अप्रोच मेरी वही रहेगी जो पिछले 3-4 दिन से हैं कि मार्केट में इवेंचुअली ब्रेकआउट आना है। अनलेस एग्जिट पोल और फाइनल आउटकम कंप्लीटली अगेंस्ट हो करंट गवर्नमेंट के, तो वो एक अलग रिस्क फैक्टर है। अदरवाइज मेरे ख्याल से वीरू क्या होता है, ये हम लगातार बात कर रहे थे कि ये वाला जोन लेने का जोन नहीं है, ये फंसने वाला जोन है। तो लेने का जोन है या तो आपको नीचे मिल जाए 19,750 पे मिल जाए, या फिर आपको एक मार्केट ब्रेक थ्रू कर ले और एक बार 19,875 निकाल दे। दो में से एक चीज़ करे तो नेक्स्ट बिग मूव जो है ना, वो मैं कह रहा हूँ कि आएगा ओनली अगर हम 19,875 को क्रॉस कर लें। तो कंजेशन जोन है ये, इसको निकलने दीजिए, इसमें आपको बैठना पड़ेगा। हाँ, कई लोगों ने जिन्होंने ऑप्शंस लिए हुए हैं, जो मैंने 19,800 की कॉल भी सजेस्ट की हुई है, वो उसमें टाइम वैल्यू लूज़ हो रही है, ये मुझे पता है। लेकिन क्या है ना, इस मार्केट में 2 ही दिन चाहिए एक बड़ी 400 पॉइंट की रैली के लिए। वो कभी भी आ सकते हैं, हो सकता है कल और परसों ही हो जाए, वो ये भी पॉसिबल है। आज फिन निफ्टी की एक बार एक्सपायरी निकल जाए, उसके बाद कल कोई एक्सपायरी नहीं है, तो हो सकता है कल आ जाए वो मूव, बड़ा मूव पॉसिबल है। क्योंकि उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट में, सीधा 20,000 और 20,100 पर है, उसके बाद अगली रेजिस्टेंस। तो लॉन्ग रहें, 19,690 का स्टॉप लॉस रख लें एक। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज सुबह भी हमने बात की थी कि थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस के साइन दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो टिक नहीं पाया हायर लेवल पर। वो एग्जैक्टली अपने ऑप्शन राइटर के जोन से, ये देखिए आज एक समय के लिए लगा था कि आप चले गए 44,000 तक, लेकिन वो 44,000 को स्ट्राइक ऑलमोस्ट करके वहाँ से स्लिप हो गया बैंक निफ्टी। तो 44,100 और 44,400 अभी भी वॉच आउट करने के लिए है मेरे लिए, और 43,500 का एक स्टॉप रहेगा।
ओके तो इंडस्ट्रीज पे आपने अप्रोच को समझा, स्टे लॉन्ग, आई मीन उसमें जो पोजिशनल ट्रेड्स को लेकर बैठना है एक बड़े ब्रेकआउट के एक्सपेक्टेशंस के मद्देनज़र, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा समय जुझारूपन लगेगा। आपने लेवल्स को समझा, उसके साथ अब आते हैं कुछ स्टॉक्स पे जिन पर मेरी नजरें हैं। देखिए, आज सुबह भी मैं जिक्र कर रहा था एक स्टॉक का, दैट्स टाटा पावर। एक बार स्क्रीन पे लिखे आइएगा, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप इन नेक्स्ट दिसंबर सीरीज। इट्स 268.45 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। हालांकि याद रखिएगा, तेजी का एक सब्सटेंशियल पार्ट ये ऑलरेडी देख चुका है। रेस्ट ऑफ द डे के लिए बहुत बड़ा अगर आप देखें कुछ बचा नहीं है, बट याद रखिएगा एक मल्टी ईयर चैनल अक्टूबर 2021 से चली आ रही अब तक की चैनल को बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ टाटा पावर। एक पहला स्टॉक याद रखिएगा इंट्राडे में चल चुका है, बट पोजिशनली मैं आई थिंक बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग मूव की पॉसिबिलिटी है। देन वी हैव एनएमडीसी। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। मेरे बात करते करते इस वक्त ऑलमोस्ट ये स्टॉक डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ और 181 पे, याद रखिएगा ये इस दौर का सर्वोच्च स्तर है। जब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था उस वक्त काफ़ी नीचे था, बट ये भी अब मल्टी ईयर जो चैनल थी जून 2012 से चली आ रही, उसको बाइसेक्ट पहले ही कर चुका है। अब ये जा रहा है करीब करीब अप्रैल 2011 के स्विंग हाई जो कि आते हैं करीब 209 के जोन में, उनकी तरफ अग्रेसर है। इस स्टॉक पे नजर रखिएगा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। टाटा मोटर्स, सुबह बात भी हुई थी इस स्टॉक पे, और ये लॉन्ग बिल्डअप और ऑटो बास्केट में सबसे बड़ी लीड लेने वाला स्टॉक है और टिपिकल एक फ्लैग का ब्रेकआउट है। दोपहर में 12 बजे चर्चा भी हुई इस स्टॉक पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। एक इस पर नजर रहेगी। और एक आखिरी स्टॉक जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, इंडिगो के लिए पिछले कुछ सेशंस जो थे वो थोड़े से न्यूज फ्लो के रिगार्डिंग थोड़े से अटपटे रहे, लेकिन फाइनली 26-32 ये अपने इस दौर के हर एज को स्ट्राइक करता हुआ। याद रखिएगा 26-40 से लेकर 26-60 एक सप्लाई जोन है, बट उसको पार करने के बाद शायद एक अच्छा मूव आए। तो डेटा के आधार पर ये 4 स्टॉक्स। लेकिन अनुज, आज के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और इस कार्यक्रम में आज मेहमानों का क्रम क्या होगा? बिल्कुल वीरो, तो पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑब्वियसली सबसे ऊपर तो आपको अदानी एंटरप्राइजेस ही दिखना चाहिए, क्योंकि आज दिन ही अदानी ग्रुप स्टॉक्स का है। अदानी एंटरप्राइजेस 10.5% ऊपर और अदानी पोर्ट्स ये 5.5% ऊपर। तो ये दोनों निफ्टी के आज के टॉप 2 गेनर्स। शानदार मोमेंटम इन दोनों स्टॉक्स में। बीपीसीएल करीब करीब 3% ऊपर और बजाज फिनसर्व ये करीब करीब 2% ऊपर। कुछ और शेयर्स देख लेते हैं तेजी के एफएनओ से। एचपीसीएल 6% ऊपर, एमसीएक्स 6%, मैक्स फाइनेंशियल 3.5% और इंडिया सीमेंट 4% ऊपर। तो ये हो गए आपके तेजी वाले शेयर। आइए मंदी वाले शेयर्स पे। इंडेक्स में सिर्फ आयशर मोटर्स 1% नीचे, एफएनओ में ग्रैन्यूल्स जो बैन में आया था 2.5%, कोफोज 2% और औरोबिंदो फार्मा ये भी करीब करीब 2% नीचे काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये इस समय के ट्रेंडिंग शेयर्स। लेकिन वीरू, आपने बात की पैनल की, तो अब आज हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए विलियम ओ'नील से मयूरेश जोशी जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के थ्रू आपकी कमाई कराने के लिए आज हमारे साथ पैनल में होंगे प्रकाश काबासर, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, श्रीकांत चौहान और अमित सेठ। 2:20 पर दीपाली से समझेंगे फेस्टिव सीजन में ऑटो बिक्री कैसी रही। 2:35 पर यतिन बताएंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स में क्यों है इतनी तेज़ी। 2:45 पर अदानी ग्रुप स्टॉक्स में ये तेज़ी क्यों आई उसको रिविजिट करेंगे असीम के साथ। साथ ही बीएससी पर जेफरीज बुलिश क्यों है ये बताएंगे सुमित। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे बजाज फिनसर्व एएमसी के सीईओ निमेश चंदन। 3 बजे यतिन से लेंगे एक डीलिंग रूम अपडेट और 3:10 पर बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स। तो शुरुआत करते हैं फिर ट्रेड्स लेने का। गावा सर, गुड आफ्टरनून। गावा सर, बताइए इस समय कहाँ बन रही है बड़ी ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। तेज ट्रेड बन रही है ऑन द लॉन्ग साइड और स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है मदरसन सुमी। ये 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से जो बार बना है बढ़िया बना है, बहुत गिरावट है, उसे अप मूव मिला है, ये रिवर्सल बार है। टारगेट करेगा 92 टू 94 टू 95। ये 1-2 दिन भी लग सकते हैं उसके लिए, लेकिन यहाँ पर सेफ स्टॉक है। स्टॉप होगा 89 मदरसन, समदन मदरसन। यस, अप मूव मिलना चाहिए। ओके, आपने पिक किया संवर्धन मदरसन, स्ट्रॉन्ग मूव 99.25 पे ट्रेड करता हुआ, आपकी बाय कॉल। अब चलते हैं मानस के पास। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 7-8 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे और ये कंसोलिडेशन 22 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज एक प्राइस ब्रेकआउट हमने देखा है। हालांकि अभी तक फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली है, वॉल्यूम बेहतर नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन मेरा समझना है कि जैसे ये 766 को ब्रीच करेगा, वहां पर आपको काफी अच्छे वॉल्यूम भी देखने को मिल जाएंगे। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन में करंट लेवल पे खरीदारी करनी है। 754 का स्टॉप
लॉस लगाइए और 785 के आपको टारगेट सेट करने हैं। दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। 760 वाला 760 का दिसंबर का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 29 पे ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम वहां पर है काफी, तो वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। 24 रुपए 90 पैसे का इस ऑप्शन में आप स्टॉप लॉस लगाइए और 40 रुपए की टारगेट सेट करिए। ओके, अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय का मेरा टॉपिक रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में था। पिछले 3-4 दिनों से हम यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे थे जिसने अपने सपोर्ट पे आके लगभग 20 डमा पे आके एक अच्छा सपोर्ट बनाया और 8700 एक इसका सपोर्ट लेवल भी है। आज का अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो इट्स बुलिश किकर सॉर्ट ऑफ पैटर्न जो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है। तो मुझे लगता है पुल बैक कंप्लीट हो गया है, स्टॉक फिर से तैयार है ऊपर जाने के लिए। 8715 का इसका प्राइस है, टारगेट्स लगभग रहेंगे 8900 के और स्टॉप लॉस रहेगा 8620 का। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट आपकी कॉल। अब चलते हैं अगली कॉल की तरफ, प्रशांत जी की तरफ से। प्रशांत जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, अनुज जी, गुड आफ्टरनून द पैनल। यहाँ पे मेरा पिक होगा टाटा केमिकल्स। अगर हम इस स्टॉक को देखें तो ये करीबन पिछले 4 से 5 दिनों से कंटिन्यूअस प्राइस एक्सेप्टेंस 20 दिनों के एवरेज के ऊपर है, अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज, और एक बहुत टाइट रेंज स्क्वीज नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस होगा 958, जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 995, 995 का। ओके, चलिए आप जोड़ते हैं मयूरेश जोशी को एक फंडामेंटल कॉल के लिए। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून। मयूरेश जी बताइए आपकी पिक क्या रहेगी? आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक जो केपेक्स वाली थीम, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक दैट वेरी वेल कंटिन्यूज विद अस एट मार्केट्स विद इंडिया। हमें लगता है आई थिंक संघवी मूवर्स जो कैपिटल इक्विपमेंट्स के स्पेस में से है, इस पे ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट हाफ के नतीजे अगर आप देखें कंपेयर टू लास्ट ईयर, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी खासी रही है। इनफैक्ट जो एबिट मार्जिन्स रहे हैं एट 60%, ये मेंटेन होने की पूरी क्षमता है गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा, आई थिंक इन्होंने जो केपेक्स किया है 250 करोड़ का, 110 टन से लेके 750 850 टन तक का जो क्रेन्स इन्होंने मंगाई है, आई थिंक दैट शुड इंक्रीमेंटली ऐड टू दी ओवरऑल कैपेसिटी। और जैसे इनकी ऑर्डर बुक है 550 करोड़ की, दो चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। एक, आई थिंक जो ऑर्डर बुक में इजाफा हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्राइवेट स्पेंडिंग को देख के, और केपेक्स की जो आई थिंक एक अंडरलाइंग थीम है, इससे आई थिंक एक बर्जनिंग ऑर्डर बुक होगा। और जो नई केपेक्स इन्होंने की है, इसका एसेट टर्न अच्छा खासा हो सकता है, विच इंक्रीमेंटली मींस जो टॉप लाइन ग्रोथ डबल डिजिट्स में, इबिट मार्जिन्स का स्टेबल परफॉर्मेंस और कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन बॉटम लाइन ग्रोथ विद डेट इक्विटी स्टेइंग एट 0.34 टाइम्स। जो यूटिलाइजेशन है ये बढ़ेगा लगभग 85 से 90% की तरफ, which means automatic operating leverage onto the balance sheet. तो मुझे लगता है कि संघवी मूवर एक अच्छा विकल्प हो सकता है एंड फॉर दिस अंडरलाइंग थीम एक 20 से 25% की हम अपसाइड दिख रहा है फंड का। ओके, संघवी मूवर्स। इनिशियली जो पैनल की कॉल्स थी, चाहे वो टेक्निकल्स हों चाहे वो फंडामेंटल्स हों, वो सारी एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से आपकी स्क्रीन बजा चुके हैं। फंडामेंटल कॉल आज की है संघवी मूवर्स। अब कुछ बड़े ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बड़े बदलाव चार्ट्स पे। मानस को स्क्रीन पे दिखाइएगा। मेरे स्क्रीन पे एक ट्रेड है, दैट्स 767 फॉर कॉनकोर। अभी मानस ने टिप्पणी करी उसकी। मानस, जो आपने टिप्पणी की थी ना, मैं उस पर एक सेकंड थॉट आपका चाहूँगा। ये वो क्लस्टर निकालने की कोशिश कर रहा है नवंबर 2022 का, जो कि इसके करियर का सबसे बड़ा स्विंग हाई था। इसके मायने क्या है बड़े प्रोस्पेक्टिव में? दिसंबर की कोई कॉल ऑप्शन आपने रीड की हो, प्लस अगर ये जोन निकलता है, आई मीन 770 780 का, तो प्रीवियस हाई की कटने की 810 की कितनी एक्सपेक्टेशन है? सबसे बड़ा चार्ट मुझे को अभी तक टाटा मोटर्स के साथ कोई नजर आया तो वो ये है, आपका व्यू? जी, तो देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि जो मेरे ख्याल से सितंबर के हाईज थे 750 के आसपास के, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है। अब अगर हमें इस ब्रेकआउट के एक पोजीशन टारगेट सेट करने होंगे तो वो 820 से 825 की रेंज में आते हैं। करंट लेवल से भी शायद आपको 50-60 रुपए का अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। मैंने कॉनकोर की जो एक्चुअली लिक्विडिटी का इशू है, क्योंकि दिसंबर में ही अभी अपने को ट्रेड करना पड़ेगा, तो जो कंटेनर कॉर्पोरेशन का ऑप्शन मैंने रिकमेंड किया था वो 760 वाला 29 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, अभी 36 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। अब अगर इसके ऊपर अगर हमें कोई ऑप्शन लेना हो, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर मूव देखने को मिल गया है, तो अगर हमें उसके ऊपर कोई ट्रेड लेना होगा तो वो अब 780 वाले कॉल ऑप्शन पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। वहां पर 26 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं।
लेकिन देखिए आप वहां पर भी देखेंगे तो वहां पर वॉल्यूम्स नहीं देखने को मिलेंगे, तो केवल लिक्विडिटी एट द मनी पे ही है। तो आई थिंक वेट करिए, 760 का कॉल ऑप्शन थोड़ा डिप दिखाए तो वहां पर आप खरीदारी करिए। ओके, कॉनकॉर आपकी स्क्रीन पे स्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग डी हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, और जिसका ना मोमेंटम एक होता है स्टॉक में ब्रेकआउट आया, लेकिन ब्रेकआउट पे मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो स्क्रीन पे विजिबल है। अच्छा, मैं एक दो ट्रेड्स की स्पॉटिंग कर लेता हूँ, फिर कुछ बड़े मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और यकीन मानिए मेरा दिल जो है, अनुसार मेरा दिल जो है वो अभी हम उत्तरकाशी से किसी अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार जहन में वही आ रहा है। बट बजाज ऑटो एक बार स्क्रीन पे लिखे आइएगा, और ये भी अभी ऑप्शंस की सीट में बार बार अपीयर होता हुआ, इट्स 5947। मैं प्योरली एक इंटरडे ट्रेड पर्सपेक्टिव से बातचीत कर रहा हूँ। आपकी राय जानना चाहूँगा इस पे प्रशांत। बजाज ऑटो, आई मीन हर बार ये फील करना कि इट्स एन ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी, उसमें आप फंसी रहे हैं। बजाज ऑटो पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? कोई ट्रेड आपको नजर आ रहा है यहाँ पर? जी, यहाँ पे वीरू जी, अगर आप सिर्फ अगले 1 घंटे के हिसाब से ट्रेड देख रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि इसकी जो 5,900 स्लाइटली इन द मनी कॉल जो है, जो करीबन 64 पे चल रही है, यहाँ पे जस्ट आप एक 50 का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हो। अगर यहाँ मोमेंटम पिकअप हो जाए तो ये शायद 85 तक जा सकती है। तो मुझे लग रहा है इसमें एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से डिसेंट लेवल है, तो इसको आप बाय कर सकते हो। ओके, बजाज ऑटो अच्छा करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं कि आज अगर आप इंडेक्स को देखें, निफ्टी मोर और लेस उसी रेंज में रहा, नहीं पार कर पाया 19,83550 के क्लस्टर को, जो कि सप्लाई जोन है। लेकिन निफ्टी बैंक ने आज 2-3 काम किए। एक बार जैसे ही 854 कटा, यानी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काट के स्ट्राइक करके आप देखें, आया ये 100 डे डॉट 43,954 डॉट जिसे कहते हैं ना। बट अनुज, इसमें सपोर्टिव था आज निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। अगर आप एक एक करके चार्ट देखें, आज सुबह से ही एक वाइब्रेशंस जनरेट हो रही थी कि भाई निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेशन बाद 50 डे माह से पुल बैक ले रहा है। अनुज, क्या इस बार वो जो 44,000 के हम ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूटर पीएसयू बैंक बन सकता है क्या? क्योंकि एसबीआई बहुत ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में भी है। बिल्कुल वीरू, उसमें बस एक ही तकलीफ आएगी, पीएसयू बैंक निफ्टी 10% पे चल जाएगा तो भी बैंक निफ्टी पर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ एक लौता एसबीआई है उसमें जिसका थोड़ा वेट है बैंक निफ्टी पर। लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक स्टैंड अलोन पर मेरा आज थोड़ा ध्यान गया है, क्योंकि जैसा आपने बोला कि काफ़ी दिन का कंसोलिडेशन हो गया है यहाँ पर। और एक बार इसका आप टेक्निकल चार्ट देखिए तो 20 और 50 डे मूविंग एवरेज को ये इंडेक्स अब क्रॉस कर रहा है, और एक इंटरेस्टिंग है ये। और जो एक इसका मूव है, और एक अगर आप इनफैक्ट मैं एक बार इसका चार्ट देख ही लेता हूँ एक बार टेक्निकली, क्योंकि इस पर मेरी नज़र गई थी। तो करेक्शन हुई, और करेक्शन में ये स्टॉक, ये इंडेक्स करीब करीब 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास रहा, उसके नीचे अब उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप 20 और 50 डे देखेंगे, मेरे ख्याल से ज़्यादा फर्क नहीं होगा सिंपल और एक्सपोनेंशियल दोनों मूविंग एवरेजेस में। लेकिन अगर इसका आप 20 और 50 डे का मूविंग एवरेज देखेंगे पीएसयू बैंक निफ्टी का, तो अब ये जो लाइन है ये वापस पॉजिटिव क्रॉसओवर करने की तैयारी कर रही है। जो 20 डे मूविंग एवरेज है, ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 50 डे को अब ऊपर की तरफ से एक नीचे की तरफ क्रॉसओवर था, अब वापस ऊपर की तरफ क्रॉसओवर करने की तैयारी कर रही है। ये अपने आप में एक पॉजिटिव है, और इसको मैं देखे चला हूँ। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि बैंक निफ्टी पे इतना इम्पैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ एक एसबीआई है जिसका वेट है, उसके अलावा किसी एक स्टॉक का कोई खास वेट है नहीं। लेकिन एक काम करते हैं, गाबा सर से एक बार पूछते हैं कि अगर पीएसयू बैंकों में कोई स्टॉक पिक करना हो तो कौन सा पिक करेंगे? गाबा सर, अगर लेना हो कोई पीएसयू बैंकों में तो कौन सा लेंगे? मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़िया लगता है पीएसयू बैंक में, और मुझे लगता है जो आज का जो बेस है, यहीं पर एक काफी समय से 1 महीने से करीब बेस बना हुआ है, ट्रेड कर रहा है करीब 197 पर। 210 से 215 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 197, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो काफी फेवरेबल है, स्टॉप का करीब 193 का। तो मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़िया लगता है, और उस पर ध्यान देना चाहिए। मयूरेश, आपके लिए अगर कोई पीएसयू बैंक आप लेना चाहेंगे तो कौन सा लेंगे? तो लार्ज कैप्स में अनुज ऑब्वियस चॉइस स्टेट बैंक होगा। ऑब्वियसली आई थिंक जो बेस के साथ ये ऑपरेट कर रही है, और जो एक जनरल हमने एक वीक सेंटिमेंट देखा है, मुझे लगता है एक थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ आ जाएगी एसबीआई में, तो एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि नंबर्स ठीक ठाक थे।
in my opinion. और as numbers start getting a good base, यानी improvement और भी दिखेगी. I think valuations अभी भी बहुत महंगे नहीं है. In the same space, I think जो mid cap universe में Indian Bank है, ये इसको भी आप बाय वॉच लिस्ट पे रखें. यहाँ पे भी एक स्टेडी डिक्लाइन इन एसेट क्वालिटी प्रेशर्स हमें देखने मिले हैं. एसेट क्वालिटी के अलावा प्रोविजनिंग ठीक ठाक है और जो इनके टियर 1 रेशियोज हैं ये काफी स्ट्रांग है, विच मीन जो एडवांसेस ग्रोथ हो सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स और तिमाहियों के लिए ये काफी अच्छी हो सकती है. तो आई थिंक दिस इज वन बैंक दैट आल्सो कैन बी केप्ट ऑन रेडर. ओके, चलिए देखिए, अब एक ट्वीट खुद उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और अगेन वो भी यही कह रहे हैं कि टनल में पाइप डालने का कार्य पूरा हो चुका है और शीघ्र ही सभी श्रमिक भाइयों को बाहर निकाल लिया जाएगा. एक बार वो विजुअल्स वापस दिखा दीजिए. और बस अब एक नज़र हमारी एक्चुअली यहीं पर है. जैसे जब मैच होता है तो हमारी एक नज़र उस पर होती है ना वीरू, आज एक नज़र इसीलिए इस तरफ बनी हुई है बस कि वो जल्दी से बाहर निकले और फिर उसको थोड़ा सेलिब्रेट करने का एक मौका मिले हमें. अच्छा, बाय द वे, ये खैर एक विजुअल चलते रहेंगे साइड पर. मार्केट में थोड़ा मोमेंटम आ रहा है अब इस समय. निफ्टी देखिए एक बार 19845 पर और मिड कैप इंडेक्स 186 पॉइंट्स ऊपर. और वीरू, मैं जो चाहता हूँ कि एक क्लोज हो जाए मार्केट की करीब करीब 19850 860 के आसपास हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो फिर आप उस 19875 के लेवल को सीधा फिर एक गैप अप के साथ निकाल सकते हैं. कल शायद मार्केट को वो गैप अप मिल भी जाए, पॉसिबल है कि वो गैप अप मिल जाए मार्केट को, और या तो फिर आज ही निकाल लें. जिस तरीके से एकदम से मोमेंटम आना है वीरू, देखिए अब 19856 लास्ट के कुछ मिनटों में एकदम से मार्केट में अच्छा मोमेंटम आया. और जो चीज़ हम कह रहे थे ना कि अभी बने रहे निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस के साथ और अपनी स्टॉप लॉस के साथ, कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मूव्स आने शुरू हुए हैं. एक बार इंट्राडे चार्ट्स लेकर आइए आप रिलायंस का, टीसीएस का और लार्सन एंड ट्यूब्रो का. ये तीनों स्टॉक्स हैं अभी भी रेड में, लेकिन लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आई है इनमें. ये देखिए रिलायंस, ये आपके स्क्रीन पर टीसीएस और अब आएगा आपके स्क्रीन पर लार्सन एंड ट्यूब्रो. और ये तीनों के तीनों स्टॉक्स लोअर लेवल से रिकवर हुए. और अब जरा लेकर आइए निफ्टी का वापस इंट्राडे चार्ट 19,857. तो अब हम उस लेवल से अब सिर्फ 18 पॉइंट दूर रह गए 19,875, क्योंकि मेरे ख्याल से सबके स्टॉप लॉस है सिस्टम में वहीं प्लेस्ड होंगे. 19,875 876 यहीं कहीं प्लेस्ड होंगे. एक बार ये क्रॉस होगा तो 19,900 तो हो सकता है आपको 2-3 टिक में ही दिख जाए. वो तो मतलब लोगों के जो स्टॉप लॉस लगेंगे उसी में आ जाएगा आपका 19,900. तो 19,875 876 निकला तो भी. बिल्कुल बिल्कुल. और देखिए इस रिकवरी में एक बार आप लेके आइए, निफ्टी आईटी ने भी अपने लॉसेस काफ़ी कंपनसेट कर लिए हैं. आई थिंक निफ्टी आईटी जब मैं 12 बजे का कार्यक्रम कर रहा था लगभग 250 सवा 200 अंक नीचे था. नाउ इट्स डाउन बाय ओनली आई थिंक 74 पॉइंट्स. ये लॉसेस कवर हुए हैं. एक बार स्क्रीन पर दिग्गजों में इन्फोसिस रखिए 1438, इसमें रिकवरी है. याद रखिएगा, स्ट्रेंथ नहीं है, रिकवरी है. और जरा कंट्रीब्यूटर्स लेके आएंगे. एक बार दिखाइएगा रिलायंस क्या कर रहा है, एचडीएफसी बैंक दिखाइएगा, और बैंकिंग में आपका एक्सिस बैंक ये अच्छा करता है. रिलायंस में कोई सब्सटेंशियल रिकवरी नहीं है, बट हाँ अपने शॉर्टेस्ट मूविंग 10 डे को रिस्पेक्ट देके थोड़ा सा. अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, टाटा मोटर्स जो कि मैंने अभी रखा था वो, और एक एक्सिस बैंक ये अच्छा करता हुआ. और एक स्टॉक लेके आइए आप, बजाज फिनसर्व. अभी आपके स्क्रीन पे यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कुछ एफएनओ नंबर्स अच्छे हैं. आपकी राय इस पर क्या होगी अमित? जरा बजाज फिनसर्व को देखिए. आई मीन ग्रेजुअली ये चार्ट धीरे धीरे अच्छा हो रहा है. अब ये अपनी उस 12 सितंबर 2022 से स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करता हुआ B2 दोनों अच्छा करते हुए. अमित, आपका व्यू इस वक्त इनमें से किसी स्टॉक पे लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से? जी वीरेन जी, बजाज फिनसर्व का स्ट्रक्चर देखें तो काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है. 3 से 4 दिनों का इसमें कंसोलिडेशन हमने देखा 10 और 20 डमा पे, और फाइनली आज की जो कैंडल देख रहे हो काफी स्ट्रांग है. पिछले कह सकते हैं एक तरह का रेंज ब्रेकआउट हुआ है मूविंग एवरेजेस के ऊपर. स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है. यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए. 1650 का प्राइस है. छोटा सा स्टॉप लॉस 1635 का ही रखें, और मुझे लगता है इसमें 1670 से 1690 तक के टारगेट्स आज और कल में पॉसिबल है बजाज फिनसर्व में. ओके, चलिए अब कुछ और सेक्टर्स की बात करते हैं. ऑटो इंडस्ट्री के लिए फेस्टिव सीजन काफ़ी शानदार रहा है. 42 दिनों के फेस्टिव सीजन को लेकर जो आंकड़े फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी कि फाडा ने जारी किए हैं, उससे इंडस्ट्री का जोश काफ़ी बढ़ा है. और कैसी रही ये बिक्री, ये जानने के लिए चलते हैं दीपाली के पास. दीपाली, गुड आफ्टरनून. बताइए क्या कह रहा है डेटा? डेटा इंटरेस्टिंग है और इस डेटा की झलक ऑलरेडी हम हीरो मोटो
बजाज ऑटो के फेस्टिव सेल्स नंबर्स में ऑलरेडी इसका एक रिफ्लेक्शन देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हर सेगमेंट में ग्रोथ रही है, ना ही सिर्फ टू व्हीलर स्पेस में। ओवरऑल अगर देखें इंडस्ट्री की सेल्स इन 42 दिनों में तो लगभग 19% की ग्रोथ रही है, जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन है। पिछले साल के मुकाबले अगर कंपेयर करें 38 लाख ओवरऑल यूनिट्स बिकी हैं इस फेस्टिव सीजन के दौरान, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसी सेगमेंट में रही है तो वो है टू व्हीलर स्पेस। 21% की ग्रोथ रही है टू व्हीलर सेल्स में, पैसेंजर व्हीकल सेल्स में 11% की ग्रोथ रही है और थ्री व्हीलर सेल्स में हमने 19% के आसपास की ग्रोथ देखी है। वहीं ट्रैक्टर सेगमेंट में पिछले साल फेस्टिव सेल्स के दौरान डी ग्रोथ रही थी ऑलमोस्ट 8% की, और इस बार सिर्फ आधा % की डी ग्रोथ रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार आशंका ये थी कि मॉनसून उतना बेहतर नहीं रहा है, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं रहा है, तो शायद रूरल सेल्स इंपैक्ट हो सकती है, रूरल डिमांड इंपैक्ट हो सकती है। लेकिन किसी सेगमेंट ने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस डिमांड में तो वो रूरल सेल्स ही हैं। वहां से एक स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है। टू व्हीलर सेल्स में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रूरल सेल्स का रहा है। वहीं ट्रैक्टर सेगमेंट में भी रूरल रिकवरी साफ तौर से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो डेटा इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे बड़ी हाईलाइट यही है कि रूरल सेगमेंट से काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन आते हुए दिखाई दिया है। और खास बात कि हर सेगमेंट में ग्रोथ रही है, फिर चाहे वो टू व्हीलर्स हो, थ्री व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो या फिर ट्रैक्टर सेगमेंट ही क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो और हीरो मोटोकॉर्प चल रहा है, ये एक और टेस्टमेंट है कि रूरल में वापस इम्प्रूवमेंट है। मयूरेश, क्या व्यू रहेगा टू व्हीलर्स में और आपकी टॉप पिक क्या होगी यहाँ पर? पॉजिटिव व्यू रहेगा अनुज जी। और जो ईवी प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हो रहे हैं, जो एक्सेप्टेंस आ रहा है टू व्हीलर्स के लिए, आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट है। सो अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट स्वीट, जो ईवीज का एक रुझान है, ऑब्वियसली आई थिंक दैट इज गोइंग टू बेनिफिशियल फ्रॉम अ वॉल्यूम ग्रोथ पर्सपेक्टिव। इनपुट कॉस्ट पे हमने थोड़ी बढ़त जरूर देखी है। मारुति की आई थिंक जो एक स्टेटमेंट आई थी वो थोड़ा रिफ्लेक्ट हो इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस मूविंग अ टैड बिट हायर, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज हैं वो ये मार्जिन्स में दर्शाई जा रही हैं। एक्सपोर्ट मार्केट्स की जो अपॉर्चुनिटीज और नए प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें अर्निंग्स को अच्छा खासा सपोर्ट करेगी। सो आई थिंक टॉप ऑफ द रैंक जो हमारी टियर बेस्ड एक रैंकिंग है, टीवीएस मोटर्स फॉलोड बाय बजाज फॉलोड बाय हीरो। ओके, अच्छा एक बार अमित जी आप जरा एक बार हीरो मोटो का चार्ट तैयार रखिए, आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन इससे पहले एक बार जरा निफ्टी देखिए वापस 19863 पर अब, और अब कुछ हद तक बैंक निफ्टी भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और एक बार फिन निफ्टी पे लेकर आइए, ये देखिए निफ्टी बैंक में भी लोअर लेवल से वापस एक रिकवरी आई, डे हाई पे तो नहीं है अभी भी, लेकिन फिन निफ्टी देखिए, फिन निफ्टी में एकदम से क्या मोमेंटम आया। इसकी 19700 की कॉल लेकर आइए आज की, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिल्डअप वहीं पर था और मुझे लग रहा है अभी भी वो कॉल राइटर शायद अड़ा हुआ होगा वहाँ पर, लेकिन क्योंकि इतनी आसानी से निकलेगा नहीं ये लेवल। लेकिन अगर आप इसकी 19700 कॉल देखेंगे तो देखिए यहाँ पर करीब करीब 2.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 14 रुपये इसका प्रीमियम है। तो ये इंडेक्स देखते हैं अगर 19710 714 क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पर भी आते हैं। लेकिन अमित जी एक बार जरा बात हुई थी टू व्हीलर्स की, हीरो मोटो का चार्ट या कोई और स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? जी अनुज जी, हीरो मोटो का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक 52 वीक हाई ब्लू स्काई टेरिटरी में है। स्टॉक डेफिनेटली ओवरबॉट है, लेकिन देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ हम यहाँ पे बनी हुई देख रहे हैं। एक तरफा तेजी है। तो डेफिनेटली इसमें अगर किसी की पोजीशन है या किसी ने फ्रेश पोजीशन बनानी है तो हमें आर्ली चार्ट का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। आर्ली चार्ट्स के हिसाब से हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 3570 के आसपास रख सकते हैं, एंड वी कैन राइट दिस स्ट्रॉन्ग मूव फॉर अ टारगेट ऑफ 3650 टू 3675। ओके, 3650 टू 3675, ज़्यादा बचा नहीं है वैसे वो। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, और मेरी एक्चुअली एक नज़र है निफ्टी पर, एक नज़र है उत्तराखंड पर, तो इसके लिए दोनों चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। बजाज फाइनेंस का चार्ट लेकर आइए एक बार जरा इंट्राडे में। गाबा सर चार्ट तैयार रखिएगा इसका। बजाज फाइनेंस देखिए अब इस समय डे हाई क्रॉस कर रहा है बजाज फाइनेंस, और एक बार आप जरा इसका थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन का चार्ट लेकर आइए। और अगेन देखिए क्या हुआ बजाज फाइनेंस में, एक अब इस इंटरेस्टिंग चीज़ को समझिए। ये इसका एक महीने का चार्ट, इस स्टॉक ने एक तरीके से एक बैड न्यूज़ के साथ शायद एक बॉटम बनाया हो। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि बैड न्यूज़ के साथ एक बॉटम बना हो, कई बार होता है बजाज फाइनेंस के साथ ऐसा। लेकिन गाबा सर क्या करेक्शन खत्म होने के साइंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिल्कुल। उसका रीजन ये है कि 3 बार कोशिश की है बजाज फाइनेंस ने 7000 के आसपास बाउंस करने की, ये थर्ड अटेम्प्ट है। जगह जो एक हफ्ता पहले एक बहुत बढ़िया बार बना था, उसके बाद जो बार बना हुआ है आई थिंक एनकरेजिंग है। ये रिवर्सल बार है, एनगल्फिंग बार है, ट्रेड कर रहा है 7116।
एग्रेसिव कॉल है, ले लेना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 7,000 का। एक अपमूव मिल सकता है, वो करीब 7,400 तक ले जा सकता है, मतलब 7,100 टू 7,400, 300 रुपए का मूव मिल सकता है। उसे 2-3 दिन लग सकते हैं। जगह लेने की अच्छा है, सेटअप सही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है। अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे? बजाज फाइनेंस। अच्छा वीरू, वीरू को जरा स्क्रीन पर लाइए। वीरू एक बात बताइए, अगर मैं ये कहूँ कि ये मार्केट एकदम से अभी देखिए स्विंग लगा के 19,876 फ्रेश सीरीज हाई पर आया, कि इसने शायद ये जो उत्तराखंड में हो रहा है इससे एक एनर्जी ले ली, और आज वैसे भी मंगलवार है, तो उसमें क्या लग रहा है आपको? सही कह रहा हूँ मैं? हो सकता है ना? नहीं मेरी, क्योंकि हर इवेंट की कुछ ना कुछ, कोई इवेंट जानता है ना, पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करता है। एग्जैक्टली होता है ये एग्जैक्टली। तो मुझे यही लग रहा है कि थोड़ी सी कोई भी इवेंट पॉजिटिव एनर्जी रिलीज हुई, और देखिए एक एट द एंड ऑफ द डे फ्रेश सीरीज हाई बना दिया जाए। वो जो ट्रेंडिंग सीरीज की बात हुई थी कि फ्रेश सीरीज हाई फिर से बन गया 19,877। अब अगेन वहीं पर आकर थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट फ्रेश सीरीज हाई बन गया, और सीरीज के पहले दिन लो बना था, और आज जो अभी तक का सीरीज का आखिरी दिन है अभी तक का, उसमें सीरीज हाई बना है। ये मेरा एक और कॉन्फिडेंस का रीजन है। मुझे लग रहा है कि बस अब हम यहाँ पर अगर बंद हो जाए ना यहाँ पर इस लेवल पर, तो कल और परसों में आराम से 200 पॉइंट की निफ्टी में रैली आ सकती है आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 20,050 20,100 तक के लेवल जो मैं लेके चल रहा था अभी भी ओपन है वो। और अब इसमें एक और चीज़ जुड़ रही है कि अब इसमें सारे स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक एक करके। आप देखिए अब ब्रिटानिया, FMCG जुड़ने लगा है, बजाज फाइनेंस की मैंने अभी भी बात की थी वो जुड़ा, तो एक एक करके सारे इंडिसेस, सारे स्टॉक्स अब जुड़ रहे हैं इसमें, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। अनुज, वो याद है एक बार हम 10 का दमदार ट्रेड कर रहे थे, बाजार चल नहीं रहा था, बिल्कुल खिसकने को राजी नहीं था, तो आपने हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा का हनुमान चालीसा का वो यूट्यूब पे जो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था, जनाब, एक वो हमने डिस्कस किया, उसके बाद ऐसा शूट अप हुआ निफ्टी। तो हर इवेंट, हर अगर आप देखें एक घटना जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये 41 लोग बाहर जब आए अनुज, इतनी ऊर्जा बाजार में आए, हर चीज़ पॉजिटिव। आई थिंक वो स्क्रीन पे आपकी विजिबल है, मोमेंटम बढ़ रहा है बाजार में। और एक बिल्कुल एक बार एक भारतीय एयरटेल लेके आइए स्क्रीन पे। भारतीय एयरटेल अब अपने करियर के ऑल टाइम हाई पर, इट्स 981। प्रशांत, आई मीन सुपर स्विंग डे हाई पर, और आई थिंक इस सीरीज के स्टार परफॉर्मेंस में भारतीय इंक्लूड भी किया जाएगा। 891 से लगभग 10% का स्विंग है ये। आपका व्यू इस वक्त इस स्टॉक पे? जी वीरू जी, एक बहुत ही वैलिड और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। दूसरी बात, वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट है। आज का भी वॉल्यूम देखे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें एक बहुत बेसिक चीज करनी चाहिए, अगर कोई फ्रेश पोजीशन भी बनाना चाहे या एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स भी हो, आप जस्ट प्रीवियस डे लो को नीचे स्टॉप लॉस रखिए। तो मेरे हिसाब से अभी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 968, और आप बने रहिए। ये स्टॉक अगर चले तो आपको 1,000 से लेके 1,010 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। तो रिस्क वर्थ टेकिंग, 968 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। ओके, अच्छा आप एक बार जरा लेकर आइए आप PFC और REC, और ये इरिडा के IPO के बाद यहाँ पर थोड़ा करेक्शन आया था क्योंकि वन वे मूव था, और ये स्टॉक्स थोड़े महंगे हो गए थे रिलेटिवली, लेकिन अब लोअर लेवल से दोनों स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी आई है। माना सुबह हम बात कर रहे थे, सुबह आपका व्यू था कि अभी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और फॉलो थ्रू एक्शन देखना चाहेंगे। एक बार PFC और REC दोनों देख लीजिए, लग रहा है कहीं थोड़ा सा एक वापस मूड बन रहा है लेने का। PFC में एक ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंतजार करिए। 321 रुपए के ऊपर खरीदारी करेंगे, 321 के ऊपर आप खरीदारी करिए 316 रुपए के स्टॉप लॉस से, और पहला टारगेट 328 रुपए, और उसके ऊपर 335 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो केवल इंतजार करिए 321 रुपए का, उसके ऊपर खरीदारी करेंगे PFC में। ओके, 321 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करेंगे। ये इस समय हो गई तो कॉल PFC के ऊपर 19,882 निफ्टी पर। अब एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए ज़रा। 19,882 पर अब हम आ गए हैं, और बस अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 20,000 नेक्स्ट पड़ाव होना चाहिए मार्केट के लिए। और आज देखिए, आज तो कंट्रीब्यूशन प्लेट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट हैंड साइड पर आपको जो 4 नाम दिख रहे हैं वो एक्चुअली सबसे इंटरेस्टिंग, वो जो रेटिक बास्केट में आते हैं वही डाउन है, बाकी सब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन 19,882 मतलब और
18 पॉइंट चले तो हम 9900 पे आएंगे, उसके बाद फिर वो 20,000 वाला काउंटडाउन शुरू होगा और ऑल टाइम हाई से भी हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं अब अगर देखा जाए तो। बैंक निफ्टी का भी इंटरडे देख लेते हैं एक बार 43,902 पर, मतलब बैंक निफ्टी में भी अब एक बार फिर से डे हाई की तरफ जाने की तैयारी हो रही है। एक बार ज़रा चार्ट लेकर आइए अब आप SBI लाइफ का। प्रशांत जी SBI लाइफ का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड बन रही है यहाँ पर? जी अनुज जी, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक बहुत अच्छी डिप आई है, डेफिनेटली ट्रेड बन रही है और वो डिप ब्रेकआउट के बाद आई है। अभी हम 1414 पे ट्रेड कर रहे हैं और जो आज का डे लो बना है वो 1390 ऑलमोस्ट है। मुझे लग रहा है 1390 का ही 1390 का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ से जो टारगेट होने चाहिए वो 1445 1445 टू 1450 इस रेंज तक, क्योंकि ये सीरीज ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है। मैं एक हायर टॉप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ये 1445 1450 तक जा सकता है। ओके तो यहाँ पे SBI लाइफ REC PFC का जिक्र हुआ। फ्रेश इंट्राडे हाई फॉर निफ्टी बैंक 43,903। और अच्छा, इस कार्यक्रम में मेरे ख्याल से टाटा केमिकल प्रशांत जी की कॉल थी, एक बार वो रखिएगा सिंस मेरे स्क्रीन पे बार बार UPL भी अपीयर हो रहा है 970 पर। एक तो वो कॉल प्रशांत जी बहुत अच्छी रही और आपके कहने के बाद वो ऑलमोस्ट 922 पे लगभग 972 का हाई लगा के आई। एक बार UPL रखिएगा। और जैसे कि अनुज कहा था ना कि बहुत सारे सेक्टर्स आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मार्केट ब्रेथ सडनली अगर आप देखें अच्छी हो रही है। इट्स 560 to 35 ऑन द हायर साइड और UPL आज अब इस वक्त अपने 20 डे को स्ट्राइक करता हुआ। मानस आपका टेक UPL पे कोई आपको पॉजिटिव आई थिंक चीज़ अगर नज़र आ रही हो लॉन्ग ट्रेड के लिए पिक करने के लिए, तो आपका व्यू? तो देखिए कोशिश कर रहा है स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज पे के ऊपर सस्टेन करने के लिए, लेकिन दो दिनों से अगर आप देखिए तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा समझना ये भी है कि लोअर लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 550 का। आई थिंक चांस लेना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला तो कम से कम 580 रुपए और उसके ऊपर 590 92 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो UPL में आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। दिसंबर के ऑप्शन में आप खरीदारी करिए, आई थिंक वो बेहतर ट्रेड रह सकता है। 570 वाला कॉल ऑप्शन UPL का 13 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए, 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 25 रुपए के टारगेट सेट करिए। UPL में एक न्यूज़ भी आई है वीरू, और जो इन्होंने एक स्टेप डाउन सब्सिडरी स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए मॉरिशस बेस बनाई है। एक UPL के लिए एक ट्रिगर ये माना जा रहा है कि एक्चुअली जो UPL का स्पेशलिटी बिजनेस है, केमिकल्स बिजनेस है, वो एक्चुअली कई लिस्टेड कंपनियों से बड़ा है। वो बहुत लोगों को पता नहीं है शायद। तो एक मार्केट की ये उम्मीद है कि आगे जाके एट सम पॉइंट शायद कंपनी उसको डीमर्ज करेगी, ये एक होप है मार्केट की। लेकिन एनीवे अभी आज इस समय यहाँ पर थोड़ी सी एक इस स्टॉक में रैली आ रही है। मयूरेश, आप ट्रैक करते हैं क्या? UPL करते ही होंगे, इंडेक्स स्टॉक है, कोई व्यू इस पर? नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे हैं अनुज जी, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक आउटलुक है स्पेसिफिकली ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स, लैटिन मार्केट्स, यहाँ पे जो वेदर की आई थिंक विगेरीज रही हैं, इसके वजह से शायद सेकंड हाफ भी थोड़ा हल्का रहे। बट कमिंग ईयर आई थिंक शुड बी अ रिलेटिवली बिगर कमबैक। आई थिंक जो एक कमबैक ईयर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल्स के हिसाब से। डीलेवरेजिंग जो बैलेंस शीट पे हो रही है, जो रेवेन्यू सिनर्जीज और कॉस्ट सिनर्जीज नंबर्स पे रिफ्लेक्ट होंगी, दैट विल रिफ्लेक्ट वेरी वेरी पॉजिटिवली इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज। और जो आप सब्सिडरी की बात कर रहे हैं, अगर ये न्यूज होती है तो मुझे लगता है आई थिंक दैट कैन बी अ वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ मोर वैल्यू गेटिंग अक्रीटेड टू बोथ द सब्सिडरी एंड द कोर बिजनेस एज वेल। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगला फाइनेंशियल ईयर काफी अच्छा रहना चाहिए UPL के लिए। हम पॉजिटिव रहेंगे स्टॉक। ओके, एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू आपका UPL पे। अब चलिए एक काम करते हैं, इस पैनल में श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं, उनको आइए जोड़ते हैं। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून। और बाजार ने अब अपनी हायर एज को एक बार टेस्ट करने की कोशिश की है और अब दोनों ही इंडस्ट्रीज सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन में हैं। आपका व्यू, और मतलब ऐसे बाजार में आप ट्रेड्स कैसे पिक कर रहे हैं? आपका टॉप कॉल क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए, बिल्कुल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वापस मार्केट 19,875 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और इस बार अगर आप देखें तो कई सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न है। HDFC बैंक ग्रेजुअली इंचअप होते होते एक इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस कर चुका है, 1520 के हर्डल को क्रॉस कर चुका है। रिलायंस ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इस बार ये जो मार्केट है इस लेवल को कन्विंसिंगली क्रॉस करते हुए एक बार 20,000 20,050 के लेवल्स दिखा सकता है।
तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जो भी करंट लेवल से अगर करेक्शन भी आता है तो इसे लॉन्ग करके चले, या तो करंट लेवल्स पे भी निफ्टी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। अपसाइड वेरी क्लियरली नजर आती है, और इस लेवल पे बिकॉज की मार्केट इज वेरी क्लोज टू इट्स ब्रेकआउट लेवल, मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज वीरेंद्र यहाँ पे इसे लॉन्ग करके चलना चाहिए। स्टॉक लगभग अभी जो ट्रेड कर रहा है वो आज के लोअर लेवल से अच्छा रिकवर हो चुका है, 2380 2390 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, और इसने एक बेरिश गैप छोड़ा था जब इसमें एक बड़ा फॉल आया था तब। तो 2450 का टारगेट इसमें नजर आता है, करंट लेवल से रिवॉर्ड रिस्क काफी अच्छा है, इसे लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 2360, 2360 का स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक सेक्टर की जहां बहुत शानदार तेज़ी है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी तीनों स्टॉक्स टॉप गेनर्स में इस समय। एचएसबीसी की सुबह एक रिपोर्ट आई जिसमें वो काफ़ी बुलिश थे, तो यतिन के पास चलते हैं, जान लेते हैं कि क्यों इतने बुलिश हैं एचएसबीसी और क्या है इस रिपोर्ट में। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज अगर बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऊपर ही हैं, लेकिन पिछले एक महीने का प्रदर्शन भी ज़बरदस्त है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी सभी के सभी शेयर्स ने 20 से 25% के रिटर्न दिए हैं, तो बहुत अच्छी रैली हुई है। और इस रैली के साथ काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस ने भी अब अपना व्यू बदलना शुरू कर दिया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। आज एचएसबीसी ने सारे के सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल को होल्ड से बाय कर दिया, यानी एक अपग्रेड किया उन्होंने। टारगेट भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया है। बीपीसीएल का टारगेट जो पहले 340 था उसको बढ़ा के 555 कर दिया है। एचपीसीएल के टारगेट में भी लगभग 75% का इजाफा किया, 215 का टारगेट इन्होंने 375 किया है। और आईओसी का भी टारगेट 50% से लगभग बढ़ा के 80 से 130 रुपये कर दिया है। तो क्लियरली एक टारगेट प्राइस बढ़ाया है, और टारगेट प्राइस बढ़ाने का जो बेसिस है वो ये है कि फ़र्स्ट हाफ की जो कैश फ्लोज हैं वो बहुत ज़बरदस्त रही हैं। फर्स्ट हाफ में नतीजे भी अच्छे हैं, और सेकेंड हाफ में यहाँ से इंक्रीमेंटली सुधार दिख रहा है ब्रोकरेजेस को। इनफैक्ट एचएसबीसी को लगता है कि जो कच्चे तेल में गिरावट आई है वो मार्जिन सपोर्टिव है। जो फ्री प्राइसिंग है वो शायद आपको सेकेंड हाफ में बेटर रिजल्ट्स यील्ड करके दिखे। और अगर हम गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को बजट के अंदर एक सपोर्ट भी किया था, और कहीं ना कहीं यहाँ से एक फंड रेजिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एक्सपेंशन प्लान्स की और एग्जिस्टिंग बिजनेस की, तो ब्रोकरेजेस को लगता है कि अब यहाँ से और भी अपसाइड आती हुई दिखाई पड़ सकती है, और इसीलिए एचएसबीसी ने आज टारगेट्स और अर्निंग्स एस्टिमेट्स दोनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बढ़ा दिए। यतिन, शुक्रिया। मयूरेश, आप सहमत होंगे क्या इस व्यू से एचएसबीसी के? और नॉर्मली कई बार देखा है हमने कि स्टॉक्स इलेक्शन से करीब 3 से 6 महीने पहले गिरना शुरू होते हैं, और जैसे ही वो इलेक्शन खत्म होने को तैयार होते हैं वहाँ से अच्छी खासी तेज़ी वापस बनती है ओएमसी स्टॉक्स में। आपका क्या व्यू होगा, और कोई प्रेफर्ड पिक इन तीनों में से? बिल्कुल, एंड आई थिंक द मार्केट्स हैव बिकम फार मोर मैच्योर अनुज जी एट दिस जंक्चर। अराउंड 4 मंथ्स जनरल इलेक्शंस के लिए 4 या 5 महीने, जैसे क्रूड प्राइसिंग है आज के तारीख में, लग नहीं रहा है कि 80 और 90 ये रेंज के बाहर, रादर 90 के ऊपर शायद क्रूड जाएगा, जो पहले अपसाइड रिस्क लग रहा था। और इसलिए आई थिंक जो एक अनसर्टेनिटी रहती है इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स हो, प्राइसिंग मैकेनिज्म हो, ये शायद इतना हार्श ना हो दिस टाइम राउंड। पोस्ट इलेक्शंस ऑब्वियसली आई थिंक एक जो मैकेनिज्म होता है वापस आता है, और जो जनरल ट्रेंड हमने देखा है जीआरएम्स का फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा रहा है। अजम्पशन है कि इन द नेक्स्ट हाफ और अगले वर्ष के लिए अगर ये प्राइसिंग रही तो जीआरएम्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट फीडस्टॉक प्राइसेस अच्छे ही रहने चाहिए। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो फ्री कैश फ्लोज है ये सारी कंपनीज के लिए ये अच्छा ही है। विद इन द टॉप रैक मुझे लगता है आईओसी के कैश फ्लोज काफी स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रॉन्ग है, जो रिफाइनिंग कैपेसिटीज है ये फुल ऑप्टिमाइजेशन पे चलेगी, और ऑप्टिमाइज व्यूज के हिसाब से एक अच्छा खासा लेवरेज, जो ऑपरेटिंग लेवरेज ये आएगा। एंड नॉट टू फॉरगेट, आई थिंक जो डिविडेंड यील्ड है ये 7-7.5% की है आईओसी की, विच ऑल्सो बिकम्स अ ह्यूज वैल्यू एडिशन। तो टॉप ऑफ द रैक आईओसी फॉलोड बाय पीटीसी। ओके, ठीक है, आईओसी इस समय टॉप पे का। चलिए अभी काम करते हैं, आपको सीक्वेंस बताते हैं 4 का चौका का, और इनफैक्ट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ट्रेड्स तैयार रखें। प्रशांत जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, तो आई एम श्योर आपने रेडी रखा होगा। श्रीकांत, आपके पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए आज चार्ट का चमत्कार हम लेंगे मानस जायसवाल से, और मिड कैप फंडा मयूरेश जोशी से। तो ये चारों के चारों ट्रेड्स अब आपके लिए स्टार्ट करते हैं। फिर प्रशांत, आपसे शुरुआत कर रहे हैं, बताइए सस्ता ऑप्शन ट्रेड इस समय का। जी अनुज जी, क्विक अपडेट होगा। अभी जस्ट वीरू जी के साथ हमने बजाज ऑटो 5900 की कॉल डिस्कस की थी इंट्राडे के लिए 65 पे फॉर अ टारगेट ऑफ 90। वो 95 का हाई बना चुकी है, तो मुझे लग रहा है वो एक ऑप्शन अच्छा चला हुआ है। जहां तक सस्ता ऑप्शन की बात है, मुझे एक स्टॉक जो मोमेंटम में लग रहा है वो भी ऑटो सेक्टर से,
वो होगा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स की दिसंबर महीने की 700 की कॉल, 700 स्ट्राइक प्राइस करीबन 22 पे चल रही है। यहाँ पे 14 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 14 का, और 35 का टारगेट रखेंगे। टाटा मोटर्स की कॉल लेनी है आपको 700 की, दिसंबर की, ध्यान रखिएगा आप। श्रीकांत, आपका एफ सुपरस्टार। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कई सारे PSU स्टॉक्स में काफी अच्छा इंटरेस्ट बनते जा रहा है, और गैस अथॉरिटी गेल में एक अच्छा खासा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। हायर बॉटम भी बना चुका है, तो 124, 123.75, 123.75 का स्टॉप लॉस रखते हुए हम करंट लेवल से गेल अथॉरिटी को, यानी कि गैस अथॉरिटी को लॉन्ग करेंगे, और टारगेट्स नजर आते हैं 130 से लेकर 134 रुपए के, तो गेल को लॉन्ग करने की राय रखेंगे। ओके, श्रीकांत जी का ट्रेड हो गया गेल फ्यूचर्स 126.70 पे, और 4 का चमत्कार। इसका अगला ट्रेड पिक करेंगे हम मानस जी से। मानस जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, एनएमडीसी में खरीदारी करने की राय रहेगी वीरेंद्र जी, क्योंकि एनएमडीसी में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ध्यान रखिए पहले से ही स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था। इस प्राइस ब्रेकआउट के बाद करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 177 का स्टॉप लॉस लगाना है और 188 के टारगेट सेट करने हैं एनएमडीसी में। दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। 180 वाला दिसंबर का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 6 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 13 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट करिए। एनएमडीसी अभी कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने अपनी स्टॉक समरी में इसको इंक्लूड किया था। बहुत स्ट्रांग मोमेंटम याद रखिएगा। डेटा ऑल अराउंड, नेक्स्ट सीरीज का ऑप्शन डेटा सब अव्वल दर्जे का है। आखिरी डेट पिक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आई थिंक श्रीकांत जी का जो ट्रेड था उसका अपडेट दे दूं, जो उन्होंने रिलायंस पिक किया था, लेकिन इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से महत्वपूर्ण था, क्रिटिकल था। रिलायंस नाउ एट डे हाई, बहुत महत्वपूर्ण टर्न रिलायंस ने लिया है। अब ट्रेड पिक करेंगे मयूरेश जी के सौजन्य से, आज का मिड कैप फंडा। मयूरेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, आई थिंक जो दिवाली पिक थी और जो लास्ट वीक ही मैंने कॉल इनिशिएट किया था बीकाजी फूड्स, आई थिंक विल कंटिन्यू विद दैट। 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें, आई थिंक जो पूरा जो नमकीन और जो एथनिक इंडियन स्नैक्स का मार्केट है, अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। एक स्टार्टलिंग फैक्ट बताऊं आपको, तो हल्दीराम ने लगभग 9,500 करोड़ के सेल किए थे पिछले वर्ष। पेप्सिको की जो स्नैक्स वाली डिवीजन है 6.5 करोड़, और बालाजी वेफर्स हैज डन ऑलमोस्ट 5,600 करोड़। सो आई थिंक जो बीकाजी का एक स्टैंडिंग है in terms of नमकीन, पैकेज स्वीटेंड फूड, ये सारी चीजें अच्छी खासी ग्रो हो रही है। इनफैक्ट दे हैव एक्सपेंडेड देयर कैपेसिटीज, इसलिए जो वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है ये मिड टीम्स में हो सकती है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। जो मार्जिन परफॉर्मेंस लाया है 14.5-15 के बीच में रहने की उम्मीद मैं रखता हूँ अगले 2 वर्षों के लिए, जो एक क्लियर कट ऑपरेटिंग लेवरेज देगा, क्योंकि विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम जो रेवेन्यूज बढ़ेंगे विद एन इंक्रीज्ड मार्जिन्स, बॉटम लाइन ग्रोथ काफी जबरदस्त तरीके से बढ़ सकती है। रिटर्न रेशियोज अच्छे खासे हैं, लेवरेज बहुत ज्यादा बैलेंस शीट पे है नहीं, एंड इवन इन लियो ऑफ कंपटीशन आई थिंक जो कंजम्पशन पैटर्न्स है ये बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स शुड बेनिफिट फार मोर इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सो आई थिंक बीकाजी फूड्स एक हमारा विकल्प हो सकता है। 650 का हम लक्ष्य देख रहे हैं विद स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 505। क्लियर डिस्क्लेमर, स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में है नहीं, बट क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा किया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। ओके बीकाजी, चलिए चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले प्रशांत ने पिक किया टाटा मोटर्स का दिसंबर का 700 का कॉल ऑप्शन, 35 के टारगेट, 14 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर गेल है श्रीकांत चौहान के पिक, गेल में आपको बाय करना है एफ सुपरस्टार, 123.75 का स्टॉप, 130 और 34 के टारगेट। एनएमडीसी पिक है मानस की, चार्ट का चमत्कार में 177 का स्टॉप लॉस, 188 के टारगेट। और बीकाजी फूड्स ये है मयूरेश की पिक मिड कैप फंडा में। अच्छा, एक बार ज़रा मार्केट देख लेते हैं, उसके बाद अदानी ग्रुप स्टॉक्स की बात करेंगे। 19,878 वही, मतलब 19,875 के आसपास ही, थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर। टॉप गेनर है आज का अदानी ग्रुप स्टॉक, और इंडेक्स में ही अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स 5 से 10% ऊपर, और कैश मार्केट स्टॉक्स में 20% तक की ज़ोरदार तेज़ी हो रही है। क्यों, ऐसा क्या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जो कल केस हुआ उसके बाद क्या निकल कर आया, ये जानते हैं असीम मनचंदा से। असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए।
अनुज जी देखिए, जनवरी में अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच करने के निर्देश दिए थे। तब से काफ़ी सारी चिंताएं बढ़ गई थी कि सेबी की जांच रिपोर्ट कैसी आएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किसी तरह के एडिशनल डायरेक्शन दे सकता है। तो वो सब खत्म हो गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मामले में पूरी हो गई। सेबी ने कहा कि हमने 22 मामलों के अंदर अपनी जाँच पूरी कर ली है, 2 मामलों में हमने अपनी जाँच अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम आपको टाइमलाइन नहीं बता सकते क्योंकि हमें वहाँ पर विदेशी रेगुलेटर से भी जानकारी चाहिए होगी। तो हमें जब तक जानकारी आएगी हम ये इसके ऊपर कोई भी टाइमलाइन नहीं लगा सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि सेबी की तरफ से अब अपनी जांच लगभग पूरी हो गई है। दूसरी बात ये कि जो एसआईटी जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने एक मांग रखी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इसको लेकर के एसआईटी बना दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खासतौर पे कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसको पूरी तरह से सच नहीं माना जा सकता और जो सेबी है उसकी जांच के ऊपर संदेह करने के लिए कोई ऐसा ठोस कारण नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है। आज तक रिटर्न कमेंट सारे का स्टेक होल्डर्स को देने हैं। सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही अपना फैसला इसके ऊपर सुना सकता है। तो जिस तरह की बाजार को एक डर था कि सेबी की कोई जांच रिपोर्ट निकल करके आएगी या उसके खिलाफ कोई खास इसमें एक्शन होगा, तो वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो शायद इसी वजह से जो है कि अदानी ग्रुप के शेयर आज थोड़ा सा दौड़ लगा रहे हैं। जी हाँ, यही एक कंफर्ट है आज सारे स्टॉक्स पे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इस आकलन के लिए। बाजार में इस ग्रुप के स्टॉक्स में बढ़ रही तेज़ी के पीछे जो वाजिब कारण था वो आपकी स्क्रीन पे है। इससे बाहर इसका एक वाजिब कारण अगर आप देखें तेज़ी के पीछे आज का अनुज कंट्रीब्यूटर्स भी तस्वीर खींच के रखने लायक हैं। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स और एक तरफ ड्रैगस में है, एक समय रिलायंस था और आई थिंक वो लेके ये कंट्रीब्यूटर्स लेके आएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से वो इम्प्रूव हो चुका है। बट एक समय अगर आप बड़ा इंटरेस्टिंग था। खैर अब एक काम करते हैं, 1-2 स्टॉक्स और पिक करते हैं, फिर उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में भी जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे 1-2 स्टॉक्स जो कि इस वक्त मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं उसमें एक बार आप लेके आइएगा टाटा पावर को। मैं 2 बजे की समरी में इसका जिक्र किया था, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, एक मल्टी ईयर चैनल जो है वो बाइसेक्ट हो रही है। प्रशांत एक बार रखिएगा अपनी राय। 271 268 पे तो 2 बजे मैंने बात की थी, अब 271। अभी क्या करना चाहिए इसमें और कोई पोजिशनली ट्रेड डॉक्टर साहब रोल ओवर के स्टैट्स रखिएगा नीचे स्क्रीन पे, कोई पोजिशनली ट्रेड आपको नजर आ रहा है इस स्टॉक पे? जी बिल्कुल वीरू जी, बिल्कुल नजर आ रहा है। इनफैक्ट जो पोजिशनल लॉन्ग्स हो वो कंफर्टेबली 262 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो 265 266 स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं। ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट है। बट दूसरी बात, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। अगर हम देखें तो सितंबर के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम आज के दिनों में, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ये कंफर्टेबली 280 285 तक जा सकता है। स्ट्रॉन्ग मूव टाटा पावर में और सडनली पिछले 10 मिनटों में ये जो मूव है वो और शार्प होता हुआ। और रियल स्टेट में एक स्टॉक की बात अगर रोज़ ना की जाए तो थोड़ा सा बेमानी होगी और ओबराय रियलिटी सिंक होने को तैयार नहीं जनाब ये स्टॉक। आप यकीन मानिए 25 अक्टूबर को इसका मूव शुरू हुआ था, 1080 का प्राइस था, 1404। अनुज ये ओबराय रियलिटी का जो मूव है अब ये डीएलएफ से भी ज़्यादा कहीं एग्रेसिव हो गया है और मात्र 1-1.25 महीने के अंतराल में इसने लगभग ₹450 का मूव दिया। बिल्कुल वीरू, इसमें सुबह में चर्चा भी की थी हर रोज। हाँ, इसमें कारण ये भी है ना कि इसमें बीच में थोड़ी गिरावट भी आई थी, वो जो वो विकी ओबराय वाला इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से। लेकिन मैं तो एक चीज़ मानता हूँ और जो मुंबई में रहते हैं वो ये चीज़ जानते हैं। अच्छा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद एक ओबराय की प्रॉपर्टी में रहता हूँ इसके लिए, लेकिन मुंबई का बेस्ट रियल एस्टेट जो डेवलपर है वो ओबराय है और एक कैश रिच कंपनी, डेट फ्री कंपनी और जिसको हमेशा एक प्रीमियम मिलता है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, इनकी बोरीवली की प्रॉपर्टी जो है वो कई डेवलपर्स की अंधेरी की प्रॉपर्टी से महंगी है। तो वो अपने आप में आपको बता रहा है कि किस लेवल का प्रीमियम यहाँ पर है और रियल एस्टेट में बहुत तेज़ी है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैंने कितनी बार बोला है कि ये साल रियल एस्टेट को बिलोंग करने वाला है। ऑलरेडी रैली आने के बाद भी अभी तो चले ही नहीं है स्टॉक, अभी चले कितने हैं? अभी तो आप पूरी इंडिया के रियल एस्टेट का ना मार्केट कैप जोड़ लीजिए कितना है और डीएलएफ का पीक मार्केट कैप देख लीजिए कितना था, उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और ये तो तब की बात है जब रेरा वगैरह कुछ नहीं था और तब आप रियल एस्टेट के नंबर्स में भी आपको डाउट होता था। अब तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने है,
ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ है अब तो। बिल्कुल। अच्छा मयूरेश, ये थे प्रीमियम बिल्डर्स। अब अगर मैं थोड़ा सा मुंबई से या फिर एनसीआर वाले बिल्डर से हट के थोड़ा सा साउथ की तरफ जाऊं, एक बहुत अच्छा नाम आता है पूर्वांकरा 161 पे। ये स्टॉक इस वक्त मेरी स्क्रीन पे लगभग नवंबर 2008 के बाद के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। कोई अदर देन गोदरेज प्रॉपर्टीज, अदर देन ये डीएलएफ और ओबराय, कोई स्टॉक आपका साउथ बेस्ड कंपनी जो आपके जहन में आती हो? तो साउथ बेस में मुझे लगता है, आई थिंक शोभा इज स्टिल वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। पूर्वांकरा जैसे आपने कहा, आई थिंक काफी अच्छा एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर आप एबिट मार्जिन्स देखें पूर्वांकरा के, आई थिंक एक बहुत स्टडी इंप्रूवमेंट देखने मिला है एब्सोल्यूट बेसिस पे। और जो कोर नंबर्स एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ न्यू लॉन्चेस, बोथ शोभा और पूर्वांकरा के लिए अच्छे हो सकते हैं। इनफैक्ट टियर 2 स्पेसेस में से भी, आई वोंट कॉल दैट टियर 2, आई थिंक इवन द मुंबई बेस्ड प्लेयर लाइक सनटेक रियल्टी, हालांकि इसकी इतनी ज्यादा बात नहीं होती, आई थिंक इसके जो अक्रॉस सेगमेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, प्रीमियम है, सेमी प्रीमियम है और एक मिड प्रीमियम प्रोजेक्ट्स भी हैं, वेल एक्सेप्टेड है, कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग है, जो नए लॉन्चेस ये कर रहे हैं, सेल्स वेलोसिटी काफी अच्छी रही है। आई थिंक इस पे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर्स अगले कुछ क्वार्टर्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेकर जब लौटेंगे तो बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ आज जुड़ेंगे बजाज फिनसर्व एएमसी के सीआईओ निमेश चंदन। चलिए अब बजाज फिनसर्व एएमसी के सीआईओ निमेश चंदन हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके पास 22 साल से ज़्यादा का अनुभव है। 17 साल से ज़्यादा से वो फंड मैनेजमेंट में जुड़े हैं और बजाज फिनसर्व से पहले कैनरा रोबेको, बिरला सन लाइफ एएमसी, एसबीआई एएमसी और आईसीआईसीआई प्रू एएमसी में रह चुके हैं। निमेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए किस तरीके से देख रहे हैं आप करंट फेज को मार्केट में, जहां हमने काफ़ी एक्शन देखा है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में। क्या व्यू रहेगा आपका इस समय मार्केट को लेकर? गुड आफ्टरनून अनुज। हमारा व्यू इक्विटी मार्केट्स पे अभी काफी बुलिश है। जितने भी हम फंडामेंटल इंडिकेटर्स और बिहेवियरल इंडिकेटर्स ट्रैक करते हैं, उन सब से सिग्नल आ रहा है कि अब यहाँ से लार्ज कैप में तेजी रहेगी। वेदर आप वैल्यूएशन देखें, वेदर आप इंटरेस्ट रेट्स देखें या करेंसी मार्केट्स देखें, सबसे सिग्नल्स यही आ रहे हैं हमें कि मार्केट बुलिश सेंस में रहेगा। एंड स्पेशली डोमेस्टिक इकोनॉमी के सेक्टर्स जैसे कि कंजम्पशन सेक्टर है, केपेक्स तो चल ही रहा है, बट कंजम्पशन सेक्टर में भी इस क्वार्टर से हमें अच्छा रिवाइवल देखने मिलेगा। दो बातें कही यहाँ पे। ओवरऑल सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग, अपसाइड लार्ज कैप में आपको रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा नजर आ रहा है और डोमेस्टिक इकोनॉमी पे आप फोकस कर रहे हैं। चलिए मैं इस पे आऊँगा निमेश जी, लेकिन उससे पहले मैं हल्का सा उन कंपनियों को यहाँ पे छू लेता हूँ, स्पर्श कर लेता हूँ जो कि बाहर की इकोनॉमी से ज़्यादा संबंधित है। हल्का सा एक आपका आउटलुक चाहूँगा। इस अर्निंग सीजन में आपने जो आईटी के नंबर्स को देखा, उसके बाद जो 2-3 सेक्टर्स काफ़ी पेन से गुजर रहे थे, उसमें आईटी भी शामिल था। आईटी पर आपका व्यू क्या है? उसके बाद फिर डोमेस्टिक इकोनॉमी पर फोकस करेंगे। वीरेंद्र, एक दो क्वार्टर और मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर पे थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। यूएस और यूरोपियन इकोनॉमीज, अब उन इकोनॉमीज में स्लो डाउन दिख रहा है और इनके जो क्लाइंट्स हैं आईटी सेक्टर के, वो मेजरली इन दो इकोनॉमीज में हैं। ब्याज दर जो फेडरल रिजर्व ने बढ़ाए, इवन ईसीबी ने बढ़ाए, उसका अब असर दिख रहा है इनकी इकोनॉमीज पे। तो अगर उनके बिजनेसेस रिसेशन की तरफ या स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं तो उनकी आईटी स्पेंडिंग कम हो सकती है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये जो नई इन्वेस्टमेंट आ रही है वो इनको हेल्प करेंगे हमारी कंपनीज को, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा टू बिकम अ सब्सटेंशियल पार्ट इनकी अर्निंग्स का। तो एक्सपोर्ट सेक्टर्स अगले शायद 2 क्वार्टर तक थोड़े प्रेशर में रहेंगे। रियल एस्टेट यहाँ पर अब इस समय क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि शानदार तेजी रही है यहाँ पर डीएलएफ, ओबेरॉय, साउथ बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स अक्रॉस द बोर्ड, इवन रियल एस्टेट एंसिलरी प्लेस में भी। 2023 एक फैंटास्टिक ईयर रहा है रियल एस्टेट के लिए। तो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में तो आपने देखा होगा कि जिस हिसाब से बुकिंग्स हुई हैं और फेस्टिव सीजन काफी अच्छी रही है उनके लिए, तो रियल एस्टेट में हम पॉजिटिव हैं।
मेरे हिसाब से आने वाले सालों में इसका इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बिल्डिंग मटेरियल्स पे एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे भी, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उस पे भी रियल एस्टेट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो रैली शुड कंटिन्यू इन दीज सेक्टर्स, बट अब ध्यान जाएगा लोगों का, इन्वेस्टर्स का, कंज्यूमर ड्यूरेबल साइड। ड्यूरेबल्स पे आपका एक बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यू है। अच्छा, बात निमेश जी हम ये कर रहे हैं कि जब आपने रियल एस्टेट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू दिया और जब हमें CY23 के अंत में आके ये अंदाज़ा लग गया कि अब हमारी EMIs फर्दर नहीं बढ़ेंगी, तो एक और स्पेस वो है ऑटो। ऑटो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आप टू व्हीलर को देखिए, पिछले 3 महीने डोमिनेट किया इसने, और स्पेशली इस बात के मद्देनज़र कि EMIs फर्दर बढ़ेंगी नहीं, नए मॉडल के लॉन्चेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी हम फारा के नंबर्स को देख रहे थे। आपका भी ऑटो पे क्या है और यहाँ से क्या लीड करेगा? पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, या ऑलरेडी चल चुका टू व्हीलर सेगमेंट? तो ऑटो पे हमारा पॉजिटिव व्यू है, मेनली टू व्हीलर्स एंड पैसेंजर कार्स पे। एंड सिलेक्शन जो है कंपनीज का इसमें हम करते हैं बेस्ड ऑन कि कौन से नए मॉडल आ रहे हैं और कौन से जो न्यू लॉन्चेस किए कंपनी से फेस्टिव सीजन में कितने सक्सेसफुल रहे हैं। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। कुछ हद तक ये प्राइस भी हो चुके हैं, लेकिन जिन कंपनियों ने नए मॉडल लॉन्च किए हैं और उनका रिस्पांस काफी अच्छा है, तो उस पे हम पॉजिटिव। स्पेशलिटी केमिकल्स, यहाँ पर एक क्या फ्रेश पॉजिटिव व्यू लिया जाए? क्योंकि काफ़ी बड़ी करेक्शन हुई यहाँ पर, लेकिन पिछले 1-2 महीने में स्टॉक्स ने चाहे नंबर्स खराब हो या अच्छे हों, एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया है। ट्रू। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अनुज देखें तो ये रिजल्ट सीजन ऐसा रहा है जहां पे फर्स्ट हाफ में अर्निंग्स में काफी अपग्रेड्स आए। ओवरऑल निफ्टी देखें या BSE 500 देखें, टिपिकली आपने देखा होगा कि हिस्टोरिकली हम कहते हैं कि 10 में से 9 साल टिपिकली हम कंसेंसस अर्निंग्स ऊपर से स्टार्ट करते हैं और फिर डाउनग्रेड करते रहते हैं। इस साल अर्निंग्स काफी मजबूत रहे हैं एंड डाउनग्रेड नहीं, कुछ अपग्रेड आए हैं इन जो ओवरऑल ब्रॉड इंडाइसेस में। तो मेरे हिसाब से इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है। Q3 स्पेशली बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इसमें पूरा फेस्टिव सीजन है, एक रिकॉर्ड वेडिंग सीजन रहेगा। वर्ल्ड कप इंडिया में जो हमने ऑर्गेनाइज किया था उसके लिए अर्बन स्टिमुलस जैसा हो गया है, क्योंकि वहां पे 26 to 30,000 करोड़ की स्पेंडिंग हुई है। एंड टिपिकली इलेक्शन ईयर्स में रूरल भी अच्छा ही करता है। तो मेरे हिसाब से इस क्वार्टर से हम स्पेशली कंज्यूमर कंपनीज में एक बढ़ोतरी देखेंगे। शायद जो ये केपेक्स वाले जो सेक्टर्स हैं वो कुछ स्लो डाउन महसूस करें या ऑर्डर बुक में थोड़ी कमी आए इन द कमिंग कपल ऑफ क्वार्टर्स। प्री कोविड से फिर भी अच्छा है, लेकिन कुछ स्लो डाउन उसमें आ सकता है। ओके, अच्छा निमेश जी, एक प्रश्न ऐसा जो कि थोड़ा सा इक्विटी के दायरे से भी बाहर जाएगा। CY23 या फिर मैं कहूँ कि CY22 के आखिरी में जिसने एक मल्टी एसेट अप्रोच रखी, जिसने डेट को रखा, इक्विटी को रखा और गोल्ड को भी रखा, प्रीशियस मेटल्स में, बुलियंस को, उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। 24 में भी क्या ये थीम मल्टी एसेट काम करेगी? मेरे हिसाब से अगर आप एक एक एसेट क्लास देखें, जैसे कि इक्विटी मार्केट्स, अक्टूबर 2021 में निफ्टी 18,700 के करीब थी और आज हम 19,800 के करीब हैं। तो 5-6% की बढ़ोतरी आई है 2 साल में। हाँ, इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, लेकिन अर्निंग्स भी काफी डबल डिजिट में, यानी कंपाउंडेड डबल डिजिट में ग्रो हुई हैं। तो वैल्यूएशन आज स्पेशली लार्ज कैप्स में अट्रैक्टिव है और मुझे लगता है कि 2024 में इक्विटीज अच्छा करेगा। फ्लोज भी आएंगे इस मार्केट में, क्योंकि अब तक आपने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर सेल कर रहे थे क्योंकि इंटरनेशनली स्लो डाउन की चिंता थी लोगों को, ब्याज दर बढ़ रहे थे। फिक्स्ड इनकम में भी इंडिया ने काफी अच्छा किया है और मेरे हिसाब से आगे और अच्छा करेगी। ये अच्छे रेट्स हैं जहां पे आप AAA कंपनीज को अच्छे रेट पे यील्ड पे लॉक कर सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट। और आगे जाके अगर सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में भी अगर कुछ रेट कम होते हैं, रेट कट आते हैं, तो आपको उसका कैपिटल गेन्स भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 2024 विल सी गुड फ्लोज इक्विटी मार्केट्स में भी और फिक्स्ड इनकम मार्केट्स में भी, और उनमें दोनों में अच्छी बढ़ोतरी रहेगी।
गोल्ड पे आई विल रिजर्व माय व्यू फॉर 2024। मुझे इक्विटी और फिक्स्ड इनकम मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं गोल्ड से, एंड बिकॉज ऑफ दिस हम लॉन्च कर रहे हैं बैलेंस एडवांटेज फंड, जो एलोकेशन मूव करेगा बिटवीन इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटीज। ये चलिए फिर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए निमेश जी, और ऑल द बेस्ट आपको। तो ये हो गई बात एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लेकिन अब आते हैं वापस मार्केट पर और देखते हैं इस समय का मूड माहौल। अगेन निफ्टी 19871 पर और 24 मिनट बाकी हैं अभी, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी क्लियरली थोड़ा इम्पैक्ट उसने डाला, क्योंकि बैंक निफ्टी फिर थोड़ा हायर लेवल से थोड़ा नीचे आया, और इवन फिर निफ्टी भी वो 19700 को क्रॉस नहीं कर पाया। देखिए जो 19700 की कॉल की हमने बात की थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा कंजेशन था, और अब वो कॉल ज़ीरो हो गई है ऑलमोस्ट, क्योंकि वहाँ पर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है और करीब करीब 3.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, और ये कॉल अब करीब करीब ज़ीरो पर ही एंड करेगी। लेकिन कुछ शेयर्स देख लेते हैं जहाँ पर इस समय अच्छा मोमेंटम आ रहा है, उसके बाद BTST कॉल्स भी लेंगे। एक बार आप लेकर आइए मेटल इंडेक्स को, और उसके बाद 2-3 मेटल नेम्स देखते हैं। एक तो हिंदुस्तान कॉपर, और एक लेकर आइए आप जिंदल स्टील। ये दोनों स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा। और एक स्टॉक लेकर आइए टाटा मोटर्स, 697 पर टाटा मोटर्स इस समय आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। और टाटा मोटर्स की 700 वाली कॉल एक बार ज़रा फिर रिविज़िट करते हैं। वो दिसंबर की कॉल थी प्रशांत की। अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर इस समय। प्रशांत, वो तो खैर ऑब्वियसली एक उसको पोजिशनल कॉल लेके चल रहे हैं आप दिसंबर में। आपका व्यू क्या है टाटा मोटर्स को लेकर, कहाँ तक के लेवल्स पॉसिबल लग रहे हैं यहाँ पर? जी अनुज जी, डेफिनेटली पोजिशनल मुझे लग रहा है ये जो ब्रेकआउट आया है ये कम से कम इस स्टॉक को 725 तक लेके जाना चाहिए। 730 भी नजर आ सकता है, बट कंफर्टेबली 3% मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 725-730 लेवल्स। अच्छा एक बार जरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वापस लेकर आइए, BSE का शेयर। आजकल जेफरीज का कुछ मोमेंटम काफ़ी अच्छा चल रहा है एक्चुअली। जो भी स्टॉक को पिक कर रहे हैं वो अगले दिन अच्छा चल रहा है। ये देखिए BSE 7.5% का मूव यहाँ पर, 2300 का रेट हो गया यहाँ पर। क्या वन वे रैली आई है, वन वे रैली, और उनका 2700 का टारगेट है वैसे, लेकिन शानदार रैली यहाँ पर। चलिए अब एक काम करते हैं, अब कल की तैयारी करते हैं। तो पहले BTST कॉल्स नहीं, पहले डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं, फिर BTST कॉल्स लेंगे। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में हैं, ऑब्वियसली ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो चल ही रही हैं, लेकिन आज गेल में भी आपको बहुत बड़े सौदे पड़ते हुए दिखाई पड़े। डीलर्स का मानना है कि काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी यहाँ देखने को मिल रही है, और यहाँ एक BTST का ट्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तेज़ी लग रही है। 2 से 5% के गेन के लिए डीलर्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, और ओपन इंटरेस्ट में लगभग 11% आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है करंट सीरीज़ में। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी एक्टिविटी आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। इसके अलावा लुपिन और फार्मा शेयर्स आज थोड़े साइडवेज हैं। लुपिन में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, और डीलर्स को लगता है कि यहाँ बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे HNIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको लुपिन पे 1300 से लेकर 1350 तक के पोजिशनल टारगेट्स दिखाई पड़ रहे हैं। इसके लिए वो लोअर लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं और खरीदने की सलाह भी दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप यतिन। तो लुपिन ऑलरेडी फ्रेश 52 वीक हाई पर ये स्टॉक इस समय। चलिए अब BTST और STBT कॉल्स लेते हैं, उसके बाद फिर BSE को रिविजिट करेंगे। गाबा सर बताइए आपकी ट्रेड। लॉन्ग BTST, और वो होगा स्टॉक अपोलो टायर्स। बेस बहुत बढ़िया बना है, जगह अच्छी है बाउंस करने की। ट्रेड कर रहा है 422, स्टॉप होगा 420, टारगेट 430। अपोलो टायर्स। ओके, अपोलो टायर्स बाय 420 to 60। अच्छा वाइलेशन हुआ है दिसंबर फ्यूचर्स में आज, इसके याद रखिएगा। मानस, आपकी कॉल क्या रहेगी? देखिए मेरा कॉल है L&T फाइनेंस होल्डिंग, जहां पर स्टॉक लगातार कंसोलिडेट कर रहा था, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। आज हमें एक इंटरडे चार्ट पे एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो L&T फाइनेंस होल्डिंग के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। प्राइस 144.85 पे चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 143 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 149 की टारगेट इस फ्यूचर में सेट करने हैं। चलिए L&T फाइनेंस ये हो गई मानस के पिक। अमित जी, आप क्या पिक करेंगे? मैं फेडरल बैंक के साथ जाना चाहूंगा। काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, एक पुल बैक के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हम देख रहे हैं। आज की कैंडल इनफैक्ट ऑलमोस्ट एट डेज हाई है, और काफी वाइड रेंज बॉडी है इसकी।
लगभग 150 का इसका प्राइस है, 147 का स्टॉप लॉस और टारगेट्स लगभग रहेंगे 156 के। ओके, फेडरल बैंक 150 पे आपका लॉन्ग कॉल है। प्रशांत, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? जी वीरू जी, मैं अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न नजर आ रहा है और 20 दिनों के एवरेज पे अच्छा बाउंस मिला है। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 8,640, 8640, 1% रिस्क होगी। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 8,900, 8,900। सीमेंट, श्रीकांत जी आपकी पिक? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने भी बताया था कि मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है और वहां पे हमें लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, जो 168 169 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी फॉर्मेशन को देखें तो ये लग रहा है कि ये 174 से लेकर 175 के लेवल्स वापस से अचीव कर सकता है। करंट लेवल से लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 167 के करीब का। ओके, चलिए मयूरेश, आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल अनुज, इनफैक्ट स्पेशलिटी केमिकल्स काफी ट्रेंड में रहा है पिछले कुछ हफ्तों में। हमें लगता है आई थिंक जो थैलिक एनहाइड्राइड के जो प्राइसेस है, इसके जो संकेत आ रहे हैं ये शायद बॉटम आउट हो चुके हैं। तो इन दीज प्राइसेस बॉटम आउट, जो सबसे बड़ा प्लेयर है थिरुमलाई केमिकल्स, इसमें आई थिंक फोर्थ क्वार्टर के बाद एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है नंबर्स में। एक डिटोरेशन जरूर देखा गया था बिकॉज ऑफ चाइनीज डंपिंग पिछले वित्त वर्ष में। टॉप लाइन बढ़ी थी बट जो मार्जिन थे वो घटे थे बिकॉज ऑफ प्राइसिंग। एबिट मार्जिन का जो एक नॉर्मल रेंज है इनका 16 से 17%, वो 10% के आसपास आई थी। जो रिटर्न रेशियोज को स्पेसिफिकली आरओईज को ट्रैक कर रही थी 17-18% से 12% के ऊपर। इफ द प्राइसेस हैव बॉटमड आउट, मेरे हिसाब से आई थिंक दिस शुड स्टार्ट गेटिंग रिफ्लेक्टेड ये तिमाही और अगले तिमाही के बाद। एंड एज दैट हैपेंस, एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड शायद देखने मिले in the next financial year as far as numbers are concerned. तो मुझे लगता है I think within this space तिरुमलाई पे definitely ध्यान। ओके, चलिए BTST कॉल सारी पूरी हुई। अब एक काम करते हैं, BSC की बात हुई थी उसको रिविजिट करते हैं। ऐसा क्या कहा जेफरीज ने, क्यों इन लेवल्स पर भी BSC पसंद आ रहा है उनको? सुमित बताइए। देखिए, पहले जेफरीज का एक होनासा का नोट था उस दिन और शानदार तेजी है, और अब जेफरीज का नोट आया है BSC के ऊपर और एक बढ़िया तेजी इस नोट के बाद यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। दरअसल उनका ये मानना है कि कंपनी डेरिवेटिव स्पेस में तो एक्सपैंड कर ही रही है, लेकिन साथ ही पहले तो ये 2700 रुपये के टारगेट्स यानी कि मौजूदा स्तर पर, जबकि BSC ऑलरेडी इतनी बढ़िया तेजी दिखा चुका है, उसके बाद इस तरह के अपग्रेड्स आ रहे हैं और 2700 रुपये के टारगेट्स आ रहे हैं। उनका कहना है जिस तरह से सेविंग्स हो रही हैं और सेविंग्स का एक्सपेंशन हो रहा है इक्विटी मार्केट्स की तरफ, ये कंपनी के लिए एक बढ़िया ट्रिगर के तौर पर कामकाज करेगा और उससे एक्सचेंजेस को काफ़ी हद तक फायदा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा FY24 में BSC करीब 150% तक कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वहां पर एक बढ़त आने का अनुमान वो लगाकर चल रहे हैं। साथ ही साथ उनका मानना है कि राइजिंग इक्विटी कल्चर का एक बड़ा बेनिफिट BSC को आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इक्विटीज के प्रोडक्ट इनोवेशंस जो हो रहे हैं उसका एक बड़ा फायदा BSC को आता हुआ दिखाई पड़ेगा और साथ साथ एक स्टेबल फीस और अदर इनकम जो बढ़ रही है उसकी वजह से भी BSC को एक अच्छे तेज़ी देखने को मिल सकती है। उनका मानना है कि जो कंपनी का मार्केट शेयर है डेरिवेटिव में वो 14% तक आएगा अगले 6 महीने के दौरान, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेज है डेरिवेटिव साइड पर, उससे इनका मार्केट शेयर और बढ़ने का अनुमान है। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी उन्होंने मेंशन किया है कि जो डेरिवेटिव की इनकम है वो 35% बढ़ सकती है और FY25 में और FY24 के सेकेंड हाफ में करीब 2% के आसपास एक्सपेंशन होगा। तो डेरिवेटिव का एक्सपेंशन, नई SME लिस्टिंग प्लस नए इनोवेटिव प्रोडक्ट और जिस तरह इक्विटी कल्चर बढ़ रहा है, सेविंग हैबिट्स बढ़ रही हैं, उसका एक बड़ा बेनिफिट BSC को आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसीलिए उनकी तरफ से एक बाय कॉल इनिशिएट हुई है और करीब 2700 रुपये के टारगेट्स वो यहाँ से देख रहे हैं। इसका पूरा इफेक्ट जो है वो आपको MCX पे या IEX पर, इन पर भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक अच्छा रिपल इफेक्ट आप कह सकते हैं BSC का। बिल्कुल, और जेफरीज के अनुमान के मुताबिक अगर अनुज डेरिवेटिव मार्केट का 14% ये कैप्चर कर लें, आई मीन दैट्स ह्यूज। और ये मात्र बीते हालांकि ये कैपिटलाइज कर रहे थे अनुज, लेकिन बीते 1 साल में मेरे ख्याल से जितना उन्होंने काम किया डेरिवेटिव्स पे और प्रोडक्ट इनोवेशन पे, वो काबिल तारीफ। और 14% मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी मार्केट शेयर होगा अनुज 1 साल की अवधि में। बिल्कुल होगा। और इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि एक क्लियरली शायद एक रेगुलेटर का भी एक थोड़ा सा एक सपोर्ट है BSC को, क्योंकि और शायद रेगुलेटर भी चाहता है कि आपके 2 एक्सचेंजेस हों जो पैरेलली अच्छा काम करें, क्योंकि देश के हिसाब से भी ज़रूरी है कि आपके पास एक साइड बाय साइड
दूसरा एक्सचेंज हो, खाली एक एक्सचेंज पर आप डिपेंडेंट ना हो। वैसे इतना आसान भी नहीं होगा, और कई बार हम क्या होता है डेटा को एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं कि जिस तरीके से मार्केट शेयर बढ़ रहा है उसी तरीके से बढ़ता रहेगा। अब NSE भी कोई हाथ पे हाथ रख के बैठने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी 14% मार्केट शेयर ले सकते हैं। एक टाइम था जब सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेडिंग होती थी तो था ही ना BSE का मार्केट शेयर। BSE का मार्केट शेयर एक टाइम पे, मतलब जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो BSE का होता था 20-25% का मार्केट शेयर होता था, NSE का 70-75% मार्केट शेयर होता था। उसके बाद FNO आया, FNO में NSE ने पूरा ऑलमोस्ट 100% मार्केट शेयर ले लिया। उसके बाद NSE मतलब FNO ओवरऑल 90-95% ऑफ द मार्केट हो गया, इसके लिए BSE का ओवरऑल मार्केट शेयर गिर गया। अब BSE वापस कोशिश कर रहा है, और जो BSE के करंट CEO हैं वो पहले NSE में रह चुके हैं, उनके पास उसका एक्सपीरियंस है, तो उनसे हमारी बात भी हुई थी। तो ये कुछ कारण है, लेकिन एक चीज़ है कि अब बहुत महंगा हो गया ये शेयर, BSE का शेयर। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो हमने सुबह MCX पे भी डिस्कस किया था, इवन TVS पे भी डिस्कस किया था, ये महंगा या सस्ता ये मार्केट कॉल लेगा बियॉन्ड द पॉइंट। लेकिन प्योरली आप अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो थोड़ा महंगा लग रहा है। आप कितनी अर्निंग्स यहाँ से बढ़ेंगी, एक बार ये 14% मार्केट शेयर ले लेगा। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने चार्जेस बढ़ाए थे, उस चार्जेस बढ़ाने के बाद नंबर्स पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, क्या ऑलरेडी वो नंबर्स प्राइस्ड इन है या नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी होंगी। लेकिन एक चीज़ तो है वीरू, ये स्टॉक जो है बहुत शानदार तरीके से एक वन वे रैली इसने दिखाई है, और बहुत बड़े बड़े मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हुए हैं, और वो चेक इन हुए हैं इवन 1600-1700 के लेवल्स पर। मेरी एक इन्वेस्टर से बात हो रही थी, नाम नहीं लूँगा उनका मैं, उन्होंने 1200 पे इन्वेस्ट नहीं किया लेकिन 1600-1700 रुपये पे इन्वेस्ट किया। तो जब वो क्लैरिटी मिल गई है कि नहीं यहाँ पे उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा प्लस अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो कई बार आपको वेट करना होता है, इवन इफ दैट मीन्स कि आप थोड़ा महंगा ले लें। लेकिन माइंड बॉगलिंग रैली, माइंड बॉगलिंग रही है BSE में। बिल्कुल, बहुत शानदार मजबूती यहाँ पर, शिखर पर, ऑल टाइम हाई पर, और स्पेशली आज जेफरीज के टेक के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आज BSE पे। खैर अब आते ही काम करते हैं इंडस्ट्रीज पे अप्रोच। अनुज की अप्रोच क्या रहेगी फॉर टुमारो? अनुज, क्लोजिंग शानदार, आई मीन जिसे कहते हैं ना, इस दौर का सबसे बड़ा कॉल राइटर था 19,800, फिर 900 पे, यानी सेकंड लास्ट कॉल राइटर को आपने स्ट्राइक कर दिया ऑलमोस्ट। आप उसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहे हैं। बैंक निफ्टी अभी भी 150 पॉइंट के फ्रैक्शन से अपने 44,000 के कॉल राइटर के ऊपर नहीं निकल पाया है। बट ये क्लोजिंग ब्रेथ को देखते हुए, मार्केट के बिहेवियर को देखते हुए कैसी लग रही है और अप्रोच क्या रहेगी? वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, लॉन्ग पोजीशन कैरी करें। बिल्कुल अब इस मार्केट में डरने की ज़रूरत नहीं है। आज ये क्लोज आ गया उस लेवल से ऊपर 19,875, और मुझे हैरानी नहीं होगी कल आपको एटलीस्ट अगर 100-125 पॉइंट का गैप अप मिल जाए और सीधा 20,000 के ऊपर कल शुरुआत करें, तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी इस समय मार्केट में। और उसके कारण है, आप देखिए, चाहे डॉलर इंडेक्स देखिए, चाहे ब्रेंट देखिए, चाहे आप बॉन्ड यील्ड देखिए, सब अपने आप को बिहेव कर रहे हैं। और आज US में भी वो ट्रंकेटेड जो उनका आधे दिन का सेशन था, उसके बाद आज एक फुल सेशन होगा, वहाँ से भी अगर आपको ठीक ठाक क्यूज़ मिल गए, और कल मार्केट के पास कोई बैगेज नहीं होगा एक्सपायरी का। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी का थोड़ा सा बैगेज था, कल एकदम क्लीन सेशन है। और ये चीज़ आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, D-1 जो सेशन होता है सीरीज़ के एंड से पहले का एक जो सेशन होता है, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है। सबसे ज़्यादा ट्रेंड डेज जो होते हैं ना, वो वेंसडेज को आते हैं, एक्सपायरी के दिन से एक दिन पहले, मंथली एक्सपायरी के दिन से एक दिन पहले वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग डेज आते हैं। तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कल आप स्क्रीन पर वो 20,000 देख लें। अच्छा, वो जो 19,800 की कॉल हमने एक बार सजेस्ट की थी, एक बार वो कॉल लेकर आइए, वो देखते हैं वो कहाँ पर है। और ये हाँ देखिए, ये 19,800 की कॉल मेरे ख्याल से 120 रुपये उस दिन रेट था इसका। आज इंट्राडे में थोड़ी नीचे आई थी। मुझे यूट्यूब लाइव में कई लोगों ने पूछा था, मैंने तब भी यही बात बोली थी। उस दिन भी जब मैंने 120 वो ये इस कॉल का एक सजेशन दिया था, उस दिन भी मेरा व्यू बहुत क्लियर था कि आप स्पॉट में, फ्यूचर्स में कहीं भी लेंगे तो 120 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस लगाएंगे ना आप। तो वो इस चीज़ को समझिए कि 120 पॉइंट आपने उस हिसाब से एक स्टॉप के हिसाब से एडजस्ट करने। और अब 158 पर है, तो अब वो ट्रेड भी अच्छी खासी ग्रिप में होगी। और मुझे लग रहा है कल मार्केट आपको मौका देगी उस ट्रेड से बाहर निकलने का। कल के गैप अप में मुझे लग रहा है अब वो बाहर निकलने का मौका मिलेगा। नहीं आता अगर वो बाई चांस गैप अप, वीरू, बैड लक। लेकिन इंडिकेशन सारे हैं कि मेरे ख्याल से एक आपको कल गैप अप मिलना चाहिए। 19,900 पर क्लोज हो रहा है, मेरे ख्याल से बस 20,000 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कल ही आ जाना चाहिए। और वो जो एक ट्रेंडिंग सीरीज़
नॉर्मली ट्रेंडिंग सीरीज एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर बंद होती है, तो कल और परसों 2 दिन की और तेज़ी मेरे ख्याल से आनी चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं वीरू, बैन का भी एक बार अपडेट ले लेते हैं कि बैन में क्या क्या आने वाला है और क्या बाहर जाने वाला है। मन्नापुरम वापस एक दिन के लिए बैन से बाहर आया, वापस बैन में जाने की तैयारी 132%, इंडिया सीमेंट 107%, PEL 100% और MCX 97%, और बाहर जा सकते हैं जी, HPCL और हिंदुस्तान कॉपर। वीरू, F&O समरी में कुछ इंटरेस्टिंग लगा आपको? जी हाँ, आइए वही देखते हैं रोज। बेहद शानदार समरी, आई मीन जिस प्रकार का क्लोज है और आखिरी में जिस प्रकार के से स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन आया वो आपकी स्क्रीन पे आके दिखाई देगा अनुज। मार्केट ब्रेथ, हालांकि इसको समझ में थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा क्योंकि अब हम एक्सपायरी -2 पे हैं, तो ये डेटा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। लॉन्ग ठीक है, लॉन्ग 53 और ये करंट सीरीज में है शॉर्ट कवरिंग। मतलब शॉर्ट कवरिंग मतलब यहाँ पे जिन स्टॉक्स में शॉर्ट हुआ, अब मैं स्क्रीन पे क्या देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बैंकों में आज शॉर्ट कवरिंग है, उतनी नहीं लेकिन फिर भी अच्छी खासी है। और थोड़ा सा अगर आप देखें केमिकल्स में शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट 28 में है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। मतलब अगर आप इस लास्ट 2 डिजिट्स को देखें तो अपने आप आपको नजर आ जाएगा कि आज बाजार का झुकाव मजबूती की तरफ था। 53 एडवांसेस लॉन्ग साइड पे, शॉर्ट कवरिंग 76। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने आज वो मोमेंटम जनरेट किया रिक्वायर्ड। शुरुआत में HDFC बैंक मिसिंग था, रिलायंस इंडस्ट्रीज मिसिंग था, बट इट वाज आई थिंक अदानी ग्रुप स्टॉक्स जो कि डिलीवर करके गए आज। अदानी एंटरप्राइजेज, HPCL, OMCs में स्ट्रॉन्ग मूव। टाटा पावर 2 बजे इसका जिक्र किया था मैंने। मैक्स फाइनेंशियल, अदानी पोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, लॉन्ग बिल्डअप करंट सीरीज में भी प्लस नेक्स्ट सीरीज में भी। MCX में शॉर्ट कवरिंग थी, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे 7.25% ऊपर। NMDC स्ट्रॉन्ग मूव, IOC, मिड कैप सीमेंट्स में इंडिया सीमेंट्स और हिंदुस्तान कॉपर आज मेटल स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखेगा। बट यहाँ पे क्या थ्रस्ट जनरेट करके गया था? शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट बिल्डअप टाटा कम्युनिकेशन में और विंडो फार्मा आज बैकफुट पे था। भारत फौज, हालांकि फार्मा में ही ल्यूपिन आज शॉर्ट कवरिंग काफी अच्छी देखे गया है। भारत फौज, इन्फो एज, हेवल्स बैकफुट पे था, शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे हुआ। और अगर आप एक लास्ट स्लाइड को देखें जो कि होती है लॉन्ग अनवाइंडिंग की, ग्रैनुअल्स ये पूरी सीरीज में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देने के बाद आज थोड़ा सा प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट होते देखा हमने। डेल्टा कॉप, ग्लेनमार्क, अगेन आई मीन फार्मा, अबाउट फार्मा, पॉलीकैब एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आया, बट ये क्लोज बेहद शानदार 898, ऑल्सो ऑलमोस्ट 19,900 को स्ट्राइक करते हुए। और थैंक्स टू निफ्टी IT एज वेल। आपकी स्क्रीन पे आएगा क्या टर्बुलेंस भरा दिन रहा ये निफ्टी IT के लिए। खुले कहाँ? लगभग 32,100 के जोन में। गिरे कहाँ तक? लगभग 31,832 के जोन तक, 10 के जोन तक। और रिकवरी देखे 32,159 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जाके आप क्लोज होते हुए। और एक बात डायरेक्टर साहब, TCS रखेगा, आज इनके लिए शायद दिन अच्छा नहीं था खबर के लिहाज से, बट अगर आप इसका इंट्राडे स्विंग देखें तो वो शानदार रहा। सुबह ही फर्स्ट टेक के बाद ही रिकवरी आ गई थी, क्लोजिंग एट डे हाई। और एक इन्फोसिस पे मैं आउटलुक लेना चाहूंगा, इट्स 1444 ऑन द हायर साइड, डे हाई पर क्लोज होता हुआ। मानस, इन्फोसिस पे आपका टेक क्या होगा बहुत संक्षेप में? खरीदारी करनी चाहिए। देखिए 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है तो 1420 का स्टॉप लॉस लगाइए, एक पोजीशन ट्रेड लीजिए, 1480 की टारगेट सेट करिए। ओके, शानदार मोमेंटम इस समय यहाँ पर। वो 19,800 की कॉल अब 165 पर इस समय, और मुझे लग रहा है कि उसमें पोटेंशियल है। कल एक अच्छे गैप अप की, आज लो था इसका, वो करीब 83 रुपीज़ का था, और वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आया। और निफ्टी जो है, देखिए प्रोविजनल क्लोज निफ्टी की 9900 के ऊपर भी हो सकती है, हालांकि एडजस्टेड क्लोज जो है वो थोड़ी सी 9900 के नीचे रहेगी, क्योंकि लास्ट के 30 मिनट का एक आपका VWAP प्राइस लिया जाता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वो लिया जाता है इसके लिए। लेकिन काफ़ी शेयरों में अच्छा मोमेंटम है इस समय। एक बार लेकर आइए आप TCS, जैसा वीरू ने मेंशन किया, IT स्टॉक्स में कहाँ शुरुआत हुई और कहाँ एंड हो रही है, ये देखिए TCS इस समय आपकी स्क्रीन पर। ग्रासिम लेकर आइए एक बार, टेक महिंद्रा लेकर आइए। अगेन TCS और टेक महिंद्रा दोनों में आज ख़राब न्यूज़ थी, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों स्टॉक्स अच्छी खासी रिकवरी दिखाते हुए। बजाज ऑटो ने फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया, 6,000 क्रॉस बजाज ऑटो इस समय। ये एक और स्टॉक जहां पर एक अच्छा मोमेंटम, देखिए किस तरीके से तेज़ी आई बजाज ऑटो में। कोल इंडिया में 2 दिन की करेक्शन के बाद फिर एक फ्रेश मूव। और ध्यान रखिए इसमें अगर डिविडेंड को एडजस्ट कर दें आप तो प्रैक्टिकली ये 52 वीक हाई हो गया यहाँ पर। और उसके अलावा टाटा मोटर्स हमने बार बार लगातार डिस्कस किया ही है, लाइफ हाइस के आसपास टाटा मोटर्स, तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। आप चलिए जाने से पहले कुछ और स्टॉक्स रिविजिट कर लेते हैं शो ख़त्म होने से पहले।
गाबा सर, एक बार जरा चार्ट देखिएगा ग्रासिम का, कोई व्यू इस पर? बिल्कुल, ग्रासिम का जो चार्ट है अच्छा लगता है, लेने की जगह अच्छी है। अभी भी सिर्फ 2-4 मिनट हैं, लेना है तो ले सकते हैं। BTST के तौर पर 1981 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 1965 का। ये 2000 का जोन है, ये पार कर ही लेगा। शायद 2010 2020 भी जा सकता है ग्रासिम। जगह अच्छी है, सेटअप अच्छा है, बार भी बढ़िया है ग्रासिम। ओके, ग्रासिम एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के साथ आज सुबह नहीं, इनफैक्ट 12 बजे के कार्यक्रम में मेरे साथ आज मौजूद थे शिल्पा राव जी, और उन्होंने ग्रासिम का एक ट्रेड बाय किया था। डॉक्टर साहब, वो कॉल अगर आपके पास हो तो रखिएगा। और मैंने उस वक्त पूछा उनसे, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा आई थिंक ये उनके सामने रीज़न रखना चाह रहा था कि जनाब ये अब तक तो बहुत चला नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस मोड़ पे कॉल लूँगी, और इन्होंने पिक की थी 2000 की कॉल, और उस वक्त वो अब ये करीब 47-90 पे है, मेरे ख्याल से उस वक्त करीब 32-33 रुपये के आसपास थी। पर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, और अगर आज ये 1982 पे क्लोज होता है तो मेरे ख्याल से ये ग्रासिम के करियर का सेकंड बेस्ट क्लोज होगा। इससे पहले एक बार क्लोज हुआ था मेरे ख्याल से 13 अक्टूबर को 2003 पे, लेकिन उसके बाद एक कोलैप्स था, कोलैप्स टुवर्ड्स 1833, पर आज एक बार फिर से 1982 पे। शिल्पा जी, बहुत बेहतरीन ट्रेड रहा वो आपका। निफ्टी नाउ एट 19,910 एट डे हाई, फ्रेश अपस्विंग, और ऑटो स्पेस में वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। और आप टाटा मोटर्स को देखिए, 4% की तेजी के साथ एट 698.80 अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पर, ऑल टाइम हाई पर टाटा मोटर्स। तो आज अनुज, टाटा मोटर्स के लिए स्वर्णिम दिन, बेहद शानदार क्लोज, ऑलमोस्ट क्लोज टू 700। अनुज। बिल्कुल वीरू, और अच्छा क्लोज टाटा मोटर्स के लिए। इनफैक्ट ओवरऑल अच्छा क्लोज मार्केट के लिए, 116 पॉइंट ऊपर। इनफैक्ट आप देखना इंटरेस्टिंग होगा कि प्रोविजनल क्लोज जो है वो तो 19,900 के ऊपर है। एक्चुअल क्लोज कहाँ आता है? मेरे ख्याल से करीब 19,898 के आसपास होना चाहिए वो फाइनल क्लोज, लेकिन शानदार क्लोज है लास्ट क्लोज 19,911। और जो मैं कह रहा था व्यू कि आप अब कैरी करिए, क्योंकि अब हम उस 19,875 की बोगी को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब वो आपके अगेंस्ट नहीं आना चाहिए। कल एक गैप अप मिल जाए बस, प्रोवाइडेड और सीधा 20,000 के ऊपर वो गैप अप ले जाए आपको। चलिए देखते हैं फिर 120 पॉइंट ऊपर 19,916 पर निफ्टी, 180 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी 43,949 पर। निफ्टी आईटी भी करीब आधा % ऊपर 32,182 पर। मिड कैप इंडेक्स में आधे % की तेज़ी इस समय आपको दिखाई देगी, 232 पॉइंट्स ऊपर मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1/3% ऊपर। तो अच्छा मोमेंटम इस समय यहाँ पर आपको इन सारे के सारे इंडिसेस में दिखाई देगा। आप उसके अलावा आप 2-3 इंडिसेस देख लेते हैं। मेरे ख्याल से आज ऑटोज़ में अच्छा मोमेंटम था, तो वो देख लेते हैं। निफ्टी ऑटो करीब 1% ऊपर, और उसके अलावा मेटल्स यहाँ पर अच्छी तेज़ी थी, करीब 2% ऊपर मेटल्स इंडेक्स इस समय काम करता हुआ दिखाई देगा। चलिए एक काम करिए, अब निफ्टी का हीट मैप दे दीजिए मुझे, एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस 9% की रैली, फिर अदानी पोर्ट 5.5% ऊपर। टाटा मोटर्स 700 की तरफ बढ़ता हुआ तेज़ी से 3.5% ऊपर। सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनी शेयर्स में अच्छी रैली थी। BPCL में 3-3.5% की रैली, ONGC में अच्छी रैली, कोल इंडिया, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन सब स्टॉक्स में एक अच्छी रैली। ब्रिटानिया करीब 1.5% ऊपर। भारती में एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया। टाइटन के लिए भी मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई है, करीब 1.5% की रैली यहाँ पर। बैंकों में एक्सिस बैंक में अच्छी स्ट्रेंथ रही आज। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1% की तेज़ी के साथ। टेक महिंद्रा में अच्छी तेज़ी। HDFC लाइफ, टाटा स्टील, SBI, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर अच्छा मोमेंटम था। मेरी नज़र बार बार इस नंबर पर जा रही है, क्योंकि क्लोज बहुत ही शानदार है 19,910 का। क्विकली 2-3 लूजर्स जो थे वो देख लेते हैं। सिप्ला 0.6%, ITC 0.5%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.4%, सन फार्मा, आयशर मोटर्स, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर इस समय आपको हल्की सी मंदी दिखाई दी। लेकिन शानदार क्लोज है ये निफ्टी का 19,908 इस समय प्रोविजनल क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए। और कल फिर देखेंगे कि 20,000 के ऊपर फाइनली निफ्टी निकल रहा है या नहीं। ये फाइनल क्लोज निफ्टी की 19,906.65 प्रोविजनल क्लोज है, और 2-3 मिनट में अपडेट करेंगे कि फाइनल क्लोजिंग क्या रही। एक काम करते हैं, आज सुबह जो सीधा सौदा में स्टॉक्स डिस्कस हुए उन पर बात कर लेते हैं। आशीष और यतिन की टीम देख लेते हैं। ये आशीष की टीम थी। फोर्टिस मलार ये 4% ऊपर, डायनामेटिक टेक 4% ऊपर, बंधन बैंक में 2.5% का मूव, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर करीब 2% मूव। सब खबरों वाले शेयर्स थे आज सुबह यहाँ पर। अब देखते हैं यतिन की टीम, और यतिन की टीम में होनासा
में करीब करीब 7% की आज डिक्लाइन आई। उसके अलावा न्यूजन सॉफ्टवेयर 5% ऊपर था, SJVN 3% ऊपर और JK सीमेंट करीब करीब 1.5% ऊपर। तो ये आज की ट्रेड में जो स्टॉक्स पर एक मूव आया वो मैं देख रहा था एक बार अगर फाइनल रेट अपडेट हो गया होता, अभी तक हुआ नहीं है, 19,906 पर ही है, ये यहीं पर प्रोविजनल क्लोज भी हुआ था। मेरे ख्याल से और 10-15 सेकंड लगेंगे उस रेट को आने में, लेकिन क्लोज अच्छी है। मिड कैप इंडेक्स एक फ्रेश 52 वीक हाई, फ्रेश ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ 42,274 पर। और इवन बैंक निफ्टी ने भी टुवर्ड्स द एंड एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छा जंप दिया आपको 43,947 पर जाकर वो इंडेक्स क्लोज हुआ। 66,174 पर सेंसेक्स। सिर्फ एक फिन निफ्टी था जो थोड़ी सी वो एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा उसने थोड़ा सा उसने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन वो भी 19,726 पर। इनफैक्ट एक बार जरा वो 19,700 की कॉल देखें फिन निफ्टी की कहाँ बंद हुई फाइनली, उससे शायद एक इंडिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जीरो ही रही। अब एडजस्टेड डेट आ गए 19,702 पर निफ्टी फिन सर्विसेज, और निफ्टी देखिए अब वीरो 19,889 पर। ये क्योंकि लास्ट के 30 मिनट है उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लगता है, तो इसके लिए ये देखिए आप इवन 726 तक गया फिर निफ्टी, लेकिन वो कॉल पे मूव नहीं आया। क्यों? क्योंकि एडजस्टेड प्राइस उसी हिसाब से आना था एवरेज के हिसाब से। निफ्टी के साथ छोड़ देते हैं 19,889 पर। वीरो कल D-1। बिल्कुल अनुज, और मंगलवार बेहतरीन रहा, और जिस सकारात्मक ऊर्जा की बात कर रहे थे हम, इवेंट, वो अपनी ऊर्जा जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट था वो छोड़ गया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम 140 करोड़ हैं, अगर सब दुआ करें तो दुआ रंग लाएगी। 41 लोग शायद कभी भी उस सुरंग से बाहर आ जाएं। उत्तरकाशी से खबर अच्छी आए इसका रहेगा इंतज़ार। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।